लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। निफ्टी 18,700 के नीचे फिसला। इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। आज ऑटो, एनबीएफसीज और एफएमसीजी में सबसे ज्यादा गिरावट। आयशर मोटर्स और एमएनएम के साथ अशोक लेलैंड 2 से 3% टूटे। वहीं मिड कैप आईटी में रौनक जारी। 2 दिन में करीब 12% चढ़ा एलएनटी टेक। कैपिटल गुड शेयरों में जोरदार खरीदारी। 6% उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना बीएचईएल। साथ ही एस्ट्रल और पॉलीकैप भी 3% से ज्यादा उछले। विंडफॉल टैक्स में 52% की भारी कटौती से एनर्जी शेयरों में खरीदारी का मूड। आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी में 2% की बढ़त। और पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक में बड़ी ब्लॉक डील। सॉफ्ट बैंक ने 5% हिस्सेदारी बेची। ब्लॉक डील के बाद शेयर में 2% से ज्यादा का उछाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। भारतीय बाजारों में आज फ्राइडे का सत्र कुछ कंसोलिडेशन वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,700 के हल्के नीचे इस समय हम कारोबार करते हुए। मिड कैप्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज निफ्टी बैंक में कुछ सेल साइड की पोजीशंस आ रही हैं। आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड क्या बनेगा उस पर हमारी नजरें रहेंगी। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ आज आशीष है। क्लियरली आशीष, हमने देखा है मोमेंटम दिग्गजों की बजाय मिड कैप्स में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है और ऊपरी लेवल से हर टिक के साथ दरअसल निफ्टी बैंक में फिर कमजोरी बढ़ती हुई। रख दीजिए निफ्टी एक तरफ निफ्टी बैंक स्क्रीन पर। निफ्टी लोज के आसपास कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, हर टिक के साथ निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस और बढ़िया बनता हुआ। खैर, ग्लोबली मूड मॉल ऐसे ही है। ब्रॉडर जो मार्केट्स थोड़े से पस्त पड़ते हुए थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ रहे हैं, वो ओवरनाइट क्यूज हाईलाइट कर रहे थे उस बात को। यूएस में एक अच्छा इन्फ्लेशन का आंकड़ा, वहां का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंकड़ा कंफर्ट में था। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहे थे। उसके बावजूद प्रॉफिट टेकिंग थी, क्योंकि काफी हद तक वो फेड के दिसंबर पॉलिसी मीट के होपफुल आउटकम से पहले हमने तेजी देखी हुई है। तो एक प्रॉफिट टेकिंग का मूड बना। और प्रॉफिट टेकिंग हमारे बाजार बाकी ग्लोबल मार्केट्स में इसीलिए भी क्योंकि आज अब पीसीई के बाद दूसरा सबसे अहम आंकड़ा आना है, नवंबर की जॉब्स रिपोर्ट। और ये आखिरी मंथली जॉब्स रिपोर्ट है। इसके बाद 14 तारीख को फेड अपना दिसंबर हाइक का फैसला सुनाने वाला है। तो उससे पहले की नर्वसनेस है जो क्लियरली स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। हम 8 दिनों से लगातार उछाल मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी भी था। वही इस समय स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। खैर, इंडेक्सेस के हिसाब से बैंक्स 2/3%, आधे परसेंट से ज्यादा 2/3% के करीब प्रेशर में। आईटी दबाव में। ऑटोज, इनफैक्ट कंजम्पशन एज अ स्पेस, ऑटोज, एफएमसीजी दोनों जोड़ दीजिए, ये सब पॉकेट्स आज थोड़ी सी वीकनेस के साथ कामकाज करती हुई। जो मोमेंटम कुछ हद पॉकेट्स में आ रहा है, वो मेटल्स, वो रियल एस्टेट का कल का अप मूव कंटिन्यू करता हुआ। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा स्टॉक्स का बिहेवियर। हेवीवेट्स, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एचयूएल, हर सेक्टर का लीडर दबाव। वैसे इस प्लेट को आगे बढ़ाता मैं, अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट बढ़ाता तो कोई टीसीएस, कोई एचडीएफसी बैंक, सब सेक्टर लीडर्स आज थोड़ी सी वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए। वो तो काफी थोड़ा बहुत हद तक रिलायंस फ्लैट है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज लार्जली सारे सेक्टोरल लीडर्स वीक हैं, थोड़े से पस्त पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं, लेकिन उसके पहले मारुति का शेयर स्क्रीन पर रखते हैं आशीष, क्योंकि जनवरी में गाड़ियों के दाम बढ़ाने की बात यहां पर निकल कर आ रही है। बिक्री के आंकड़ों के बाद लगातार याद रखिएगा कल और आज में मुनाफा वसूली हावी होती हुई मारुति के शेयर में अभी भी करीब 8,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दबाव है, किस क्वांटम में ये हाइक होगा वो डिटेल आना बाकी है, लेकिन लगातार जो मेटल प्राइसेस में फिर इजाफा देखने को मिला है वो इन पर प्रेशर डाल रहा है और इसी के मद्देनजर दरअसल कंपनी एक प्राइस हाइक
प्लान कर रही है। जनवरी में कंपनी ने कहा है कि दरअसल यहाँ पर दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा मूव्स देखने को मिले हैं। कुछ स्टॉक्स का जिक्र आशीष भी कर रहे थे। इस समय आप देखिएगा जहां पर हरकत देखने को मिली है तेजी की तरफ। अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% का इजाफे के साथ तेजी वाला ये ट्रेड साबित हुआ है। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। मेटल्स में वो ग्लोबल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो टाटा स्टील इसका फायदा उठा रहा है। कल दोपहर से खरीदारी जो शुरू हुई, आज 112 तक पहुंचा है काउंटर। वहां BHEL में काफी दमदार तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट भेल में आप गौर करिएगा, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी आई है। 2 दिन पहले हम मेंशन भी कर रहे थे, 100 का टारगेट दाम कैपिटल ने दिया था और उसी टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है काउंटर। 6% के गेंस वहां पर एस्ट्रल के साथ बाकी पाइप कंपनियों में खरीदारी 2003 के लेवल्स। सुबह में आपसे BTST वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुक करवाया था और उसके बाद फिर खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी बाजार ने पकड़ी। 2000 के बियॉन्ड जाता हुआ ये फिलहाल काउंटर 2295 वैसे ICICI सिक्योरिटीज ने नया टारगेट दिया है। आज आयशर मोटर्स के हाल बेहाल है, 3% नीचे। ऑटो कंपनियों में प्रेशर है। मारुति देख ही रहे थे, 1% से ज्यादा का नुकसान। आयशर 3, M&M में 2.5% का दबाव, अशोक लेलैंड पे 1.5% का दबाव और टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ मेटल्स का बढ़ना, उसके सामने ऑटो में मुनाफा वसूली आना, ये एक क्लियर ट्रेंड सामने निकल कर आता हुआ इस मार्केट में दिखाई दे रहा है। मारुति की रिलीज वैसे सिर्फ इतना कह रही है कि एडवांस इंटीमेशन दे रहे हैं आपको, प्राइसेस वैरी करेंगे जो इंक्रीज कर रहे हैं अक्रॉस मॉडल्स, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा है। जैसे हीरो मोटो को आपने तो कहा था अप टू 1500 रुपीज तक के हम प्राइस हाइक्स लेंगे। इनकी प्राइस प्रेस रिलीज एटलीस्ट इस समय तो साइलेंट है उस फ्रंट पे, यानी कि अब सब्सिक्वेंट 1 जनवरी से पहले कोई और अपडेट आता है तो बात अलग। तो अभी ये बस बोला है कि इनपुट प्रेशर्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो आ रही हैं उसके चलते इंपेरेटिव है, बहुत जरूरी है हम अपने प्राइस हाइक्स ले 1 जनवरी से लेंगे और दैट शैल वैरी अक्रॉस मॉडल्स। खैर ऑटो एज अ स्पेस थोड़ी पस पड़ी हुई है, इस पे आगे बातचीत भी करेंगे। सिंधी सिवास का जो आज का पैनल है कमाई का अड्डा का फ्राइडे का, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। हमने मानस से आज रिक्वेस्ट करी थी कि जरा निफ्टी बैंक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखा जाए, समझा जाए ये जो आज स्क्रीन पे मामला थोड़ा सा अटकता हुआ, थोड़ा प्रेशर के साथ जो भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं, उसकी रीडिंग क्या है। पहले निफ्टी रखते हैं स्क्रीन पे, 2.5% का दबाव। वैसे निफ्टी आज सुबह से 30 पॉइंट नीचे खुला था, उसके बाद लाल निशान में सुबह से कामकाज होता हुआ। एक समय तो हम 170 पॉइंट का दबाव दिखा रहे थे, इस समय ऑफ लोज ट्रेड कर रहे हैं जरूर। 170 वाला अब 40-45 पॉइंट लोज से थोड़ा सा मूव दिखाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन प्रेशर है माइनस 125 अंकों का दबाव। ओवर हीटेड थे, इसमें कोई शक नहीं है। 8 दिनों से उछाल, पिछले 4 दिनों से रोज नए रिकॉर्ड चढ़ रहे थे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हेल्दी है या कौन से 18,700 को ब्रीच कर जाना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। निफ्टी को लेकर रीडिंग क्या बन रही है? आशीष जी देखिए, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद हमने हमेशा देखा कि एक पुल बैक देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है और करेक्शन में जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट की तरह प्ले होता है और उसके ही आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक या तो इंडेक्स सपोर्ट लेके फिर रैली रिज्यूम कर लेता है। और इस बार भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है। 18,600 का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, जो कि पिछले हाइस थे, जो हम सब इंतजार कर रहे थे ब्रेक होने का। जब 2 दिन पहले वो ब्रेक हुए, उसके बाद हमने पिछले 2 दिनों में हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखा। देखिए आज वीकनेस है मार्केट में, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। जो ब्रॉडर पिक्चर है वो अभी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। जो सेल के सिग्नल्स है चार्ट्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक भी, वो बहुत कम दिखते हैं। आज भी इतने वीक मार्केट में जहां इंडेक्स 130-135 पॉइंट डाउन है, अगर स्टॉक्स निकाले जाते हैं तो टेक्निकली जो बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं वो मेरे को ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू बेरिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स। तो वो बताता है कि केवल एक करेक्शन है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि इस करेक्शन पे खरीदारी करके ही चलना है और अभी भी मेरा मानना है कि आपको बहुत ही जल्द 19,000-19,050 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिलेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस टाइम पे 18,700 का 29 दिसंबर वाला कॉल ऑप्शन ले लिया जाए, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। 296 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रिस्क लेना है तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 100 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ बात करें तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही जल्द 500 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में हालांकि उस तरह का ट्रेंड नहीं दिखता है। जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स है वो थोड़ा थम गया है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो लेकिन बेरिश यहाँ पर भी कोई भी सिग्नल बेरिश नहीं है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है।
देखिए बैंक निफ्टी में जो अहम सपोर्ट है वो है 42,700 का। जब तक 42,700 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट नहीं करना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की जरूरत नहीं है। 42,700 का स्टॉप लॉस रखें। कंसोलिडेशन के बाद जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 43,400 के ऊपर, तब आपको कम से कम 44,000 तक के रैली देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं है। जैसे मैंने निफ्टी में ट्रेड बताया है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट का 43,300 के ऊपर। तो इस समय निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं लेना है। 43,300 43,400 के ऊपर तेजी बनेगी इस समय नहीं, लेकिन हाँ निफ्टी में जो डिप आया है लगातार एक तरफा तेजी के बाद, ये आपको फिर मौका दे रहा है इंडेक्स में तेजी की पोजीशन खड़ी करने का। और आसान तरीका है इस ट्रेड को प्ले करने का है कि आप 18,700 का दिसंबर एक्सपायरी वाला ट्रेड लेकर चले, कॉल खरीदिएगा। 294 पर खड़ा है, 500 के लिए टारगेट के लिए का मौका यहां पर साफ देखने को मिला है। तो मानस कॉन्फिडेंट है डिप पर बाय ही करे, और इस कॉन्फिडेंस में दरअसल आज मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे बाकी जानकारों को भी जोड़ लेते हैं। राजेश अग्रवाल, राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा सब तैयार है अपने ट्रेड्स के साथ। गाबा साहब आफ्टरनून, दोपहर के लिए कौन सा सौदा आपने पिक किया है? गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, इस वक्त जो मैंने पिक किया स्टॉक वो है LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। बहुत बढ़िया चार्ट है, ब्रेकआउट मिला है करीब 5,000 के आसपास। उसके बाद आज का मूव है, बढ़िया मूव है, ट्रेड कर रहा है 5,115 पे। मुझे लगता है ये 5,200 की तरफ जा रहा है, कल मंडे तक जा सकता है। स्टॉप होगा 5,050 का। LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, इट्स अ बाय। मिड कैप आईटी, एलटीआई, एलटीटीएस दोनों रह रहे के बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। गावा सर इस समय एलटीआई पे दाव लगा रहे हैं, खरीदारी करने का मन है भाई। दिन के हाईस पर इस समय आप 5120 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। और एलटीआई आज सुबह बहेती साहब ने मेंशन कर रखा था, उनकी आज की टॉप कॉल थी सुबह की। तो अगर आपने लिया हुआ है तो वैसे ही बड़ा अच्छा ट्रेड बन गया है, और अब फर्दर वेट करते हुए गाबा सर इन लेवल्स पर और भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है या फ्रेश खरीदारी कर जा सकती है 5200 के टारगेट्स के लिए। बहेती साहब का भी 5150 का टारगेट था पहला, 5270 का दूसरा। तो हम पहले टारगेट की तरफ वैसे ही बढ़ चुके, और अब गाबा सर कह रहे हैं 5200 की कर लीजिए यहाँ पे तैयारी। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। या मन लग नहीं रहा होगा, शत्रु साहब ने आज मूवी बुक कर रखी है शाम कौन सी वाली देखने जा रहे पता नहीं, सुबह ऑडियो क्लियर नहीं था तो हमारी बहन से बातचीत नहीं हो पाई। शत्रु साहब कौन सी बुक करी है भाई? आशीष जी, मेरी बेटी आई है तो US से वापस, तो उसने डिसाइड किया कि पापा आज जाएंगे हम। वो वरुण धवन का कौन सा मूवी है, भेड़िया। भेड़िया। तो भेड़िया का टिकट निकाला है। अच्छा सातपुते साहब, क्योंकि हाँ। आशीष भी पुणे में रह चुके हैं, मैं भी रह चुकी हूँ, लेकिन ये वो कैंप वाले साइड थे। आप बताइए किस थिएटर जाते हैं? यहाँ पे कोथरूड में सिटी प्राइड करके है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मींस यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे। ओके, एम्बियंस बहुत अच्छा है ये सिटी प्राइड का। नया बना है? हाँ, नया मींस इतना भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 15 साल हुआ होगा। हमें 2 दशक हो गए ना, आइडिया नहीं रहता नया पुराना। मतलब जब हम नहीं थे, जब हम थे तब नहीं है, तो मतलब हम नए हैं। मैं राहुल के आगे आशीष जी ज्यादा क्या है? बड़ी नहीं हूँ वैसे। हर्षदा और आशीष जी, देखिए मैं भी 15 साल के बाद ही आया हूँ, तो मेरे लिए सब नया ही सब लगता नया है। है। नहीं ठीक है, भेड़िया 3D में निपटाइएगा, बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा, फिर वीकेंड में मैं जरूर। बनाता हूँ। सतपुते सर इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड? आशीष जी देखिए, नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है और IT स्टॉक्स में है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग क्या सिलेक्ट करूं मैं? यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है, कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन नया कहीं मिल नहीं रहा, तो जस्ट जो सुबह बताया था उसी को रिएटरेट करूंगा। बिरला सॉफ्ट, सुबह भी बात हुई थी, 325 का स्टॉप लॉस और 342 पहला टारगेट, 350 ये इसका मेरा एक फाइनल टारगेट होगा। तो जो रैली है बिरला सॉफ्ट की, ये थम नहीं रही है, तो पूरा दिन आपने देखा साइडवेज चला और साइडवेज के बाद फिर से मुंह आना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग करें। अगर आप चाहे तो स्टॉप लॉस को छोटा भी रख सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल। सो 325 के जगह पे अगर आप चाहे तो 327 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट वही होगा 342 एंड 350। 342 से 350 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में अभी भी एक मौका, फिर से कैचअप कर रही है इसमें तेजी। मानस, आपने इंडेक्स पर तो एक क्लीन व्यू दिया कि निफ्टी खरीदे, निफ्टी बैंक नहीं, स्टॉक्स में क्या पिक कर रहे हैं?
यूबीएल पे खरीदारी करनी चाहिए। और यूबीएल में देखिए तो बहुत समय से, मेरे ख्याल से अगर हम चार्ट देखें तो पिछले करीब 4 मंथ से एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 1725 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे की तरफ 1625 1600 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। लेकिन आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। 1725 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा दिख रहा है, आज वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के बाद आपको 1714 1714 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। कम से कम 1825 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप यूबीएल में खरीदारी कर सकते हैं। और 1760 का कॉल ऑप्शन यूबीएल का, जो 62 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 44 रुपए 44 का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए के टारगेट से। यूनाइटेड ब्रेवरीज, कुछ देर पहले असल में खबर आई थी कि हाइनेकन अपनी बियर की प्राइसेस इंडिया में बढ़ाने जा रहा है। हालांकि क्वांटम उन्होंने भी मेंशन नहीं कर रखा है, पर यह कहा जा रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं बियर प्राइसेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स और एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है। ये मुझे लगा जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ा तो क्योंकि हाइनेकन प्राइमरीली क्या यूरोप में बनती है, वहां पे दाम बढ़ा रहे होंगे। रब ऑफ है क्या उसका? पता नहीं, एनर्जी कॉस्ट भारत में कहाँ बढ़ी? तो बढ़ी है क्या? तो ये तो उधर ही बढ़ा रहे होंगे ना। तो ये हमारे लिए नहीं है कि पता है, उसी डेवलपमेंट के बाद मैं उस समय शो कर रहा था सासबो से फ्लैश चलना शुरू करा। आज लाइए यूबीएल का स्टॉक स्क्रीन पे, यूबीएल उसी के बाद तेजी पकड़ ली, क्योंकि ये ब्लूमबर्ग पर आई थी तो ये स्पेसिफाई नहीं किया था। अब नॉर्मली हाइनेकन जब आप देखते हैं तो क्या, आई थिंक एम्स्टरडैम में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या डेनमार्क में, हमारे यहाँ भी मिलती है। नहीं, हमारे यहाँ तो मिलती है, पर बनती तो उनका मार्केट वहां पे ना, तो पहला वाला। फिर ऐसा हो सकता है, पियर अगर प्राइसेस बढ़ा रहा है तो इसको रब ऑफ मिलेगा। हाँ, ये इसके लिए ईज ऑफ हो गया, प्रेशर पास ऑन करने के मौके होंगे। इस पे फंडामेंटल व्यू ले आऊंगा। पहले फिर काम करते राजेश अग्रवाल साहब से, उनका पहले स्टॉक पूछ लिया जाए। चतुर्मोता साहब बैठे, उनसे उनका स्टॉक पूछ लिया जाए, उसके बाद ये यूबीएल और बाकी के स्टॉक्स पे चर्चा होगी। चतुर्मोता साहब, इस समय का टॉप ट्रेड कौन सा है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो पिक है वो मिड कैप आईटी से है और स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बेस कोफोर्ज ने बनाया है 4000 से 4200 के बीच में, और अब एक नया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आईटी की रैली काफी स्ट्रेंथन हो रही है। तो मेरे हिसाब से कोफोर्ज में खरीदारी करनी चाहिए। 4100 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 4400 से 4500 के लक्ष्य कोफोर्ज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो मिड कैप आईटी फोकस में, और वहां पे मुझे लगता है कोफोर्ज अभी एक स्ट्रॉन्ग पिक इस स्पेस से नजर आ रही है। ये सभी आईटी है, एक दारू को छोड़ के बाकी सब आईटी है। सबके आईटी पिक्स है। बिरलासॉफ्ट, एलटीआई, कोफोर्ज सब रखिए रेडार पे। राजेश सर, अग्रवाल सर, आपके रेडार पे कौन सा स्टॉक? आप लोग ओम कैपिटल में कहां एक्यूमुलेट कर रहे हो? टेक्नो फंडा पिक होगा कोई सा आप लोग का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, हर्षदा जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है। सही कहा आपने कि टेक्नोफंडा टाइप ही कॉल है, बट फंडामेंटल पर हमारा जोर ज़्यादा रहता है। और फंडामेंटली हमने रिसेंटली एक डेवलपमेंट देखी है कि जो पीवीसी रेजिन्स के प्राइस थे वो 40% से ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाइप इंडस्ट्री जो पिछले 2 क्वार्टर से नतीजे खराब आ रहे थे, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, वहाँ पे एक सुधार होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पीवीसी रेजिन्स के प्राइस 40% से ज़्यादा गिर जाना एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इस कारण से हमें पाइप सेक्टर पूरा ही अच्छा लग रहा है, चाहे वो फिनोलेक्स पाइप हो या एस्ट्रल हो या कोई भी हो। इस वक्त अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ एस्ट्रल पॉली के साथ जाना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरर है। इनके एडेसिव और प्लास्टिक में बहुत अच्छी बढ़त दिख रही है। डिमांड वापस से लौट कर आ रही है, खास करके रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर, जहाँ की हम अच्छी ट्रैक्शन देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस तो कम हुई है और स्टोरेज टैंक में भी ये जा रही है करीब 100 करोड़ के एक्सपेंशन के साथ। कैश शीट्स, बैलेंस शीट है, डेट बहुत कम है या है ही नहीं मैं कहूँगा रेदर। और कैश और बैंक बैलेंस मिला के देखेंगे तो FY22 के अंत में 500 करोड़ रुपए के आसपास था, जो इनके फर्दर एक्सपेंशन में या अधिग्रहण वगैरह में सहायता करेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा टूट चुका है। कम से कम 2200 साढ़े 2200 के लेवल आने वाले 1 क्वार्टर में बिल्कुल दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड हो या फिर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक, आप कह रहे हैं 2200 साढ़े 2200,
आज वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई, 2295 का टारगेट उनका था, लेकिन ये सब आज हुआ है। कल जाते जाते मानस ने स्टॉक पिक किया था बीटीएसटी के तौर पर, और आज सुबह में उनके टारगेट्स अचीव हुए। 2000 के पार निकल रहा है। मानस, आपने सुबह में फिर जब हम इसकी दोबारा चर्चा कर रहे थे कहा था 1990 क्रॉस करेगा तो आप फिर खरीदेंगे। अब 2010 हो गए, अब आपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। नहीं, अगर किसी ने पोजीशन ली है तो उनको क्या अब लेवल्स ध्यान में रखने हैं? देखिए 1990 का रेजिस्टेंस इसलिए मैंने मेंशन किया था क्योंकि उसी जगह के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज आता है, और 200 डे मूविंग एवरेज अब ब्रेक हो गए हैं। और देखिए सब इंपॉर्टेंट ये कि 200 डे मूविंग एवरेज जब ब्रीच हो रहे हैं तब आपको वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो एक बुलिश पैटर्न है, रिवर्सल के साइन है, और मेरा समझना है कि अब आप करंट लेवल्स पे फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 1954, मैं कैश के लेवल्स बता रहा हूँ, 1954 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, और अब आपको 2120 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये वो नवंबर के हाईज हैं 2125 2120 के आसपास, तो वही आपको टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1954 का स्टॉप लॉस रखिए। वाह, बढ़िया मूव। मानस ने कल मेंशन करा, ये बैक टू बैक चौथा दिन है मेरे ख्याल से स्टॉक के ग्रीन टेक्स का। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ये मोमेंटम पिकअप हो रहा है, और इस हफ्ते की शुरुआत में किसी दिन ट्यूसडे वगैरह को गावा सर ने भी एस्ट्रल अपना टॉप कॉल के तौर पे दिया था। तो हम इस जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कर रहे हैं, इसके अपसाइड्स को बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं, और अब एक फंडामेंटल तड़का भी आता हुआ। पीवीसी रेजिन्स के प्राइसेस करेक्ट हो गए सब्सटैंशियली। दूसरी तरफ डिमांड इंप्रूव हो रही है, खासतौर पर एग्रीकल्चरल एज अ स्पेस से। इसीलिए आप देख रहे हैं ना सिर्फ एस्ट्रल, कोई प्रिंस पाइप्स, कोई फिनोलेक्स पाइप्स, सब बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन सबसे प्रेफर्ड पिक एक्सपर्ट्स की, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पर। अग्रवाल सर, ये हेनिकन ने कहां दाम बढ़ाया, आइडिया है क्या? आपने चेक करा कि जैसी खबर आई? ये फॉरेन में बढ़ाए हैं, मेरे ख्याल से भारत में नहीं बढ़ाए हैं। इनके जो विदेशों में नीदरलैंड्स, यूरोप वगैरह में जो कारोबार है वहाँ पे बढ़ाने की बात करिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा है कि एनर्जी प्राइसेस वगैरह बढ़ गए हैं, इसलिए वो बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई बढ़त हुई है या होने वाली है शॉर्ट टर्म में। ये जो बढ़त हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये जैसा भी हर्षदा बता रही थी ना कि रब ऑफ इफेक्ट है, तो मुझे लगता है कि वही है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो रेडिको वगैरह में भी आज अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है, तो ये पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा ट्रैक्शन में है। सच है, हेनिकन एनवी ने वो अनाउंसमेंट्स करे थे, और लार्जली यूरोप के लिए अनाउंसमेंट्स, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर अनाउंसमेंट कर रही है। और आप देखिए ना सिर्फ बियर एज अ स्पेस, हार्ड लिकर में भी बहुत तगड़ा उछाल है। यूनाइटेड ब्रेवरीज तो आपकी स्क्रीन पे मानस का ट्रेड भी और अच्छा उछाल दिखा रहा है, रेडिको वगैरह भी स्क्रीन पे लेकर आइएगा, सब झूमने के। खैर फ्राइडे फैक्टर भी एट प्ले होगा। रेडिको दिखाइए, ये देखिए रेडिको, चतुर्मोता साहब ये रेडिको देखिएगा एकदम से टल्ली हो गया है। बिल्कुल, तो देखिए, और आज एक्शन भी देखिए वॉल्यूम में दिख रहा है, करीब 4 लाख 5 लाख शेयर इसके अंदर ट्रेड हुए, और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट 7-8 हफ्तों के कंसोलिडेशन का इवेंचुअली रेडिको ने क्रॉस किया है, और ये ब्रेकआउट हुआ है करीब 1090 के ऊपर। तो मेरा मानना है ये जो रैली है ये 1170 1180 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आती है। 1090 के स्टॉप के साथ मेरे हिसाब से इस रैली को प्ले करना चाहिए। 1170 1180 की ट्रेजेक्ट्री रेडिको खैतान के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आपको न्यू ईयर की पार्टी मनानी है तो आप भारत में ही रहें। यूके, यूरोप जाएंगे तो वहां पर मामला थोड़ा नहीं, काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि 15% हाइक आया। मैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रही हूँ कि हाइनेकेन ने जो दाम बढ़ाए हैं, न्यू ईयर 15% प्राइस हाइक पाइंट्स पर, तो एक पाइंट जो हाइनेकेन की 200 रुपए पर मिलेगी भारत में, वहां पर आपको 700 की मिलेगी। भाव भी कैलकुलेट कर लिया आपने? रिपोर्ट में लिखा है। अच्छा, रिपोर्ट में लिखा है। और मैंने फिर रुपये कैलकुलेशन किया। तो काफी महंगा है, 200 और वो 700। और ऊपर से वो हम लोग क्या है, वहाँ यूरो में खर्च करना पड़ेगा, तो दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन चलता रहता है। ऑफ कोर्स, ये तो मैंने पाउंड की वैल्यू बताई है। रखिए भाई, इस समय रेडिको लेकिन गजब का मुखार टिक के साथ मोमेंटम पिकअप हो रहा है। और देखिए चतुर्वेदा साहब कह रहे हैं 1070 के स्टॉप के साथ चाहे तो जिस तरह का वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हो रहा है, ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाने का दमखम रखता है। शुगर एज अ स्पेस कुछ स्टॉक्स हरकत दिखाना शुरू कर रहे हैं। रखिए स्क्रीन पे सिंभावली,
वैसे छोटे बड़े भी हैं कई सारे, लेकिन कुछ जाने वाले नाम ही मेंशन करता हूँ। सिम्बावली शुगर, शक्ति शुगर्स, केएम शुगर्स, राणा शुगर, जो नाम बोलेंगे सब शुगर एज अ स्पेस गजब के मूव्स डिलीवर करके दे रही है। सतपति साहब जरा देख के बताइए, कोई शुगर स्टॉक है क्या रडार पे? आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है क्या अच्छे मूव्स? आशीष जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे दिमाग में शुगर था, लेकिन सोच रहा था कि मिड कैप है, दे नहीं दे। तो देखिए, अगर बात निकली तो शुगर में मोमेंटम अच्छा है, तो इसमें जो सबसे बढ़िया जो है, जहाँ पे मोमेंटम अभी कैचअप आएगा, मुझे लगता है वो धामपुर शुगर, क्योंकि एक बड़े बड़े अंतराल के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। ये 230 के ऊपर धामपुर में बाय बनता है, ब्रेकआउट बनता है, और इसका जो टारगेट है वो 250 का है। लेकिन अगर थोड़ा इस लेवल से चलना ही है तो मेरे हिसाब से 250 पे नहीं रुकेगा, ये 260 270 तक भी जा सकता है। तो अगर कुछ लेना है देन की पर, तो मुझे लगता है फिर धामपुर लेना ठीक रहेगा। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है आशीष जी, 230 का। ठीक है, अगर शुगर में किसी के साथ जाना है तो धामपुर, सतपति साहब के रडार पे था भी, धामपुर को रखिए। अच्छी तेजी यहां से और तूल पकड़ने का दमखम रखती है। ये कहानी शुगर की, सारे के सारे शुगर स्टॉक्स मजबूत। स्पिरिट्स में अब ना सिर्फ रैडिको, ना सिर्फ कोई यूनाइटेड ब्रेवरीज, अब ग्लोबस वगैरह सारी टिकट टीम नीचे अब स्टॉक चलाना शुरू कर चुकी है। सारे ये अल्कोहलिक बेवरेजेस वाले स्टॉक्स बढ़िया मूव डिलीवर कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमें जुबिलेंट नहीं, वेस्ट लाइफ फूडवर्क्स के मैनेजमेंट से बातचीत करनी है। एक्चुअली मैं वही सोच रही थी, क्योंकि हमने अब कुछ खाने पीने की बात, हाँ, खाने पीने पे उतर आए, डिजर्ट की भी बात होगी, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के मैनेजमेंट को जोड़ ही लेते हैं। सौरभ कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो है कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आज सुबह में हम आपको डिटेल दे रहे थे कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ने विजन 2027 यानी कि एक 5 ईयर रोड मैप रखा है, जिसकी तहत कंपनी एक व्यापक पैमाने पर विस्तार के लिए बड़े कदम उठाने वाली है। इसी पर और डिटेल ले लेते हैं। सौरभ, आफ्टरनून, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये 27 तक का आपने विजन, एक 5 ईयर रोड मैप सामने रखा है। अब स्टोर फ्रंट पर कई सारे अनाउंसमेंट्स आपने किए कि ऑफ कोर्स सदर्न इंडियन मार्केट में ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, 60% जो 60 to 75% बिक्री डिजिटल से आएगी, और क्या क्या कदम उठाने वाले हैं इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए? थैंक यू, आपने हमारा विजन देखा। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 2016 में भी एक विजन दिया था, जिसको हमने विजन 2022 बोला था, और क्योंकि हमने अब वो विजन डिलीवर कर लिया है, तो हमने ये सोचा कि हमें आगे क्या करना है। तो हमने देखा कि एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं मार्केट में। अर्बनाइजेशन है, ईट आउट फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो हमको लगा कि हमें राइट टाइम है कि अब हम अपने अगला ग्रोथ का गोल क्या है उसको विजन 2027 के नाम पे दे दें, और उसमें हमने एग्रेसिव टारगेट लिया है कि हम 4000 से 4500 करोड़ के बीच में सेल करेंगे, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप देखेंगे तो अगर कॉन्स्ट्रक्ट देखेंगे मार्केट का, तो मील में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैकडॉनल्ड्स यूज़ कर सकता है और ग्रो कर सकता है। नीडलेस टू से हमारी ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, मल्टी डे पार्ट, मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी सबकी सब काम कर रही है, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये नंबर डिलीवर कर पाएंगे 5 साल में। तो विजन 2027 जो है सर, बाजार को पसंद आ रहा है, कहा जा रहा है बड़ा क्लीन रोड मैप रखा है, और पिछले 5 साल छोड़िए, आने वाले 5 साल का ये जो विजन सामने रखा है, कहा जा रहा है कंजम्पशन पैटर्न जिस तरह से बदल रहे हैं, शायद उसका कन्विक्शन है जो आपके विजन में, जो आउटलुक आप लोग शेयर कर रहे हैं। ये कंजम्पशन पैटर्न कितना सपोर्टिव रहेगा, आप लोग कैसे आंक रहे हैं, क्यों विजन 2027 में इस तरह की ग्रोथ की बात कर रहे हैं? आई होप ऐसा हो, लेकिन जब हमने 2016 में भी ये विजन दिया था तो तब काफ़ी टॉल टास्क लग रहा था, तब लग रहा था काफ़ी आगे, काफ़ी हमको धक्का देना पड़ेगा इंटरनली अचीव करने के लिए। लकीली काफ़ी अच्छी जगह बैठे हैं, हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन जब मैं 2027 को देख रहा हूँ, तो जैसा आपने बोला कि काफ़ी ग्रीन शूट्स हैं जिसका हम फ़ायदा ले सकते हैं, बट हम ये नहीं बोलेंगे, हम एरोगेंट नहीं होंगे, लेकिन हमें जहाँ पे हम खड़े हैं, हमें लगता है कि हमने स्ट्रेच दिया है अपने आप को। 4000 से 4500 करोड़ की सेल, 300 स्टोर खोलना और उस पर एबिटा मार्जिन इंप्रूव करना, तो हमें लगता है स्ट्रेच है, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। स्ट्रेच है लेकिन कॉन्फिडेंट है कि आराम से अचीव कर पाएंगे। फेयर इनफ सौरभ, लेकिन ये जो आपने स्टोर के लिए आउटलुक दिया है, जहां पर आप कह रहे हैं मौजूदा जो 337 स्टोर्स है उसको लगभग डबल करने का आपका रोड मैप है, जहां पे आपने फिगर रखा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नियरली 580 to 630, तो क्लियरली एक बड़ा टारगेट है।
अब इस टारगेट के लिए कौन से मार्केट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? कितना स्केल हम मेट्रोज में देखेंगे या फिर छोटे शहरों में होगा, जो हम पहले भी बात कर रहे थे प्री दिवाली? कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ दिख रही है इन स्टोर्स के लिए? सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, बिकॉज काफ़ी क्रक्स है 300 स्टोर का कि हम ये काम कर पाएँ कि 50 स्टोर 40 से 50 स्टोर हर साल खोल पाएँ। तो उसमें हम जब देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी की सिटीज़ में जो हमारी लीडरशिप है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साउथ में हमको दिखा कि हमारा एवरेज यूनिट वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है और साउथ हमारे को नया अपॉर्चुनिटी देता है ये एक्स्ट्रा ग्रोथ लाने की। तो अगर अगले 5 साल में आप देखेंगे तो साउथ में ज़्यादा स्टोर खुलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टोर छोटे शहरों में भी ज़्यादा खुलेंगे, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो 25 स्टोर जो हम ऑलरेडी खोल रहे थे वो वैसे चलते रहेंगे। इसके अलावा जो इंक्रीमेंटल स्टोर आएंगे वो आप देखेंगे काफ़ी साउथ से आएंगे, काफ़ी स्मॉल टाउन से आएंगे, काफ़ी हाईवे इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट से आएंगे, जो बड़े इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे करके आपको दिखेगा कि हम आराम से 25 को डिस्टर्ब करे बिना और आगे 20 नए स्टोर ऐड कर पाएंगे आउट ऑफ साउथ स्मॉल टाउन, और होलिस्टिक ग्रोथ होगी ये। अच्छा, स्टोर एडिशन अपनी जगह सौरभ जी, आपने कुछ जेवी पार्टनरशिप स्टिच करी थी, अब आगे भी एक्टिव कंसल्टेशन में किसी से बातचीत चल रही है और जेवी स्टिच करना और पार्टनरशिप वीव करना, उसकी तैयारी हो रही है क्या वेस्ट लाइफ की? अगले 5 सालों में काफ़ी पार्टनर्स आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, लेकिन अगर मैं देखूंगा जैसे अभी रिसेंटली हमने किटकैट मैकफ्लरी लॉन्च करी, उसका पार्टनरशिप किया किटकैट के साथ। लेकिन अगर प्रोडक्ट लाइनअप देखेंगे आज की डेट में हम काफ़ी खुश हैं कि हमारे पास बेस लेवल मेन्यू है अगले 5 साल के लिए टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसके अंदर ही हम नुआंसेस में काम करते रहेंगे। उसमें पार्टनरशिप्स आएगी तो ज़रूर मौका देख के जो पार्टनरशिप कर पाएंगे करेंगे। जहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे वेंटेज पॉइंट से, हमारा चिकन का प्ले है, कॉफ़ी का प्ले है और बर्गर का प्ले है। बर्गर में भी छोटे बर्गर से लेकर बड़े बर्गर तक काफ़ी प्ले है वहाँ पे, और इस समय हमारा मेन्यू काफ़ी बैलेंस्ड है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि पार्टनरशिप तो आएंगी और वो करते रहेंगे अगले 5 साल में, लेकिन ये मेन्यू काफ़ी है अगर हम एग्जीक्यूट अच्छा कर पाए हमारा गोल कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आपका बेसिक प्लान ये है कि अपने करंट बिजनेस को स्केल करें। इस समय आप मैककैफे पर काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं और आपने लास्ट टाइम यही कहा था कि हर दरअसल मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में एक मैककैफे रहेगा। उसके बावजूद आप जो कह रहे हैं अपनी ओवरऑल गाइडेंस में कि मैककैफे का 15 to 18% ही योगदान रहने वाला है, ऐसा क्यों? 15 से 18% है, ऑब्वियसली ये परसेंट है AUV का। तो अगर आप देखेंगे ऑन इट्स ओन, अगर मक्काफे की सेल देखेंगे वो 15-18 को AUV से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिखेगा कि हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर सारे कफ़े से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है उसके लिए भी कि क्योंकि 15% तो एक नंबर है, वो AUV का मल्टीपल है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मक्काफे मोर देन कम्पिटिटिव है कफ़े लैंडस्केप में, और अच्छी कॉफ़ी एक अच्छे दाम में देना ये हमने मक्काफे के हिसाब से सोचा था। और मक्काफे में एक्चुअली पूरा बेवरेज प्ले है, स्मूदी, शेक्स, काफ़ी कुछ है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है दैट 15 से 18% कर पाएंगे। बट मुझे 15 से 18% से ज़्यादा दिलचस्पी एब्सोल्यूट वैल्यू में रहती है कि मक्काफे कंपेटिटिव रहे कफ़े स्पेस में, और हमें जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ पे हमें लग रहा है कि हम काफ़ी अच्छी स्पेस में है मक्काफे के लिए। काफ़ी 80% स्टोर में ऑलरेडी मक्काफे है और हम 100% स्टोर में करेंगे ही, सारे नए स्टोर मक्काफे के साथ खुलते हैं। तो गुड स्पेस इज व्हाट आई कंसिडर माई सेल्फ। इसे मक कैफे कहते हैं। मुझे मैं मैक कैफे स्टाइल में मैकडॉनल्ड्स मक्काफे मैककैफे मैकफ्लरी नहीं बोलते, मैकफ्लरी बोलते हैं हम लोग। AC नहीं है ना, तो एक आ गए उसमें, लाइक मका। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते, 1400 करोड़ रुपए के केपेक्स की आप लोग बात कर रहे हैं, ये क्या इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू चैनलाइज होगा या आप लोग अपने कुछ इस दौरान फंड रेजिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे? डाइल्यूशन वगैरह एक्सपेक्ट करूं क्या इसके चलते? नहीं, हमने थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन हमारा जो प्लान है ये ग्रोथ हम अपनी इंटरनल अक्रूवल से कर पाएंगे, और इसके लिए हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। बिकॉज अगर आप पिछले 5 साल में भी देखेंगे हार्डली कैश फ्लो था तब हमारे पास, काफ़ी छोटा कैश फ्लो रहता था, और हमने पूरा ये जो 150 स्टोर खोल पाए, पूरे के पूरे इंटरनल अक्रूवल से खोल पाए। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है हम कि ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमारे इंटरनल अक्रूवल, इंटरनल कैश फ्लो विल बी गुड इनफ हमारी ये ग्रोथ 300 स्टोर की ग्रोथ के लिए। राजेश सर, अग्रवाल सर, ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ट्रैक कर रहे हो क्या आप?
वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट होना, अब तो वेस्ट Westlife लाइफ हमने पहले लिखा है, पहले भी कंफ्यूज कर कई दिया। बार- वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स ट्रैक कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बेट है क्या? जी बिल्कुल, हमने पहले भी कई बार इस पे चर्चा करी हुई है और हमने कई बार बाय कॉल भी दी है। मैं अभी भी समझता हूँ कि इतनी बढ़त के बाद भी कंफर्टेबल पोजीशन पे है और जिस तरीक़ा से कंजम्पशन बढ़ रहा है, फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जो मैनेजमेंट ने अभी 2027 का जो रोड मैप अभी आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे थे, वो अपने आप में एक्साइटिंग और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा जो एक्सपेंशन है वो इंटरनल एक्यूरल से बात करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, गिरावट में खरीदारी का मौका रहेगा। रावट में खरीदारी करने का मौका। अच्छा सौरभ जी, ये विजन में आपने ये नहीं बताया 20 रुपए का बर्गर वापस आएगा, कब आएगा? चिकन मैकग्रिल, वेज मैकग्रिल 20-20 रुपए वाले। काम की बात से पहले मैनेजमेंट चले ही गए। गाबा सर, 20 रुपए वाला मेन्यू तो बताया ही नहीं उन्होंने। हाँ बस मतलब नहीं आएगा। हाँ। नहीं आएगा, अब वो दिन लद गए। लेकिन अब वो गए, अच्छे दिन नहीं आएंगे। इनके मेन्यू में लेकिन वो में कालू टिक्की रखा हुआ है। पर वो 20 रुपए वाला नहीं वो रह 20 गया, अब कुछ भी 20 का नहीं रह गया। अब वो उन्होंने लास्ट टाइम यही बोला था, प्राइस पॉइंट्स इतने बढ़ गए हैं तो आप जो 20 में खाते थे अब आप 50 में खाइए। आजकल आप अगर मैकडॉनल्ड्स चले जाओ तो औसतन बिल 50, 20, 50, 100 वाला नहीं, रह वो गया। बिल्कुल नहीं है। आजकल बिल बहुत बढ़ गया है। चलिए, ये रही कहानी वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स की। ये जो विजन्स इन्होंने मेंशन करा था उस पे डिटेल में मैनेजमेंट से बातचीत और फंडामेंटली पसंद आ रहा है अग्रवाल साहब ये बात मेंशन करते हुए। अब कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर ली जाए भाई। इस बीच मार्केट थोड़ा सुधर रहा है, 18,700 के ऊपर के टिक्स अब मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि 170 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लो लेवल से 70 पॉइंट के आसपास का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है। रेडिको कहतान जो चतुर्मोता साहब ने मेंशन करा था, इस बीच मैंने 8% से ज्यादा का उछाल आता हुआ देखा था। गजब का मूव हमने राइट कर रखा है, लेकिन स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट है। मोमेंटम वाला प्ले था जिसके टारगेट्स एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिड कैप्स का उछाल बढ़ रहा है, काफी तगड़ी तेजी, 270 अंकों का उछाल यहाँ पर आशीष। और ऐसे काउंटर्स में खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है जो अब तक एकदम शांत बैठे हुए थे। अब देखिए, डिलीवरी की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई थी, वहां पर एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। वो एक स्टॉक रैली कर रहा है। आपका जोमैटो 68 पर पहुंच गया है। साथ ही साथ आप दूसरे कुछ काउंटर्स देखें, लेकिन एक स्टॉक जो बार बार मेरे नजर में आ रहा है वो है भेल। 6.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है और ये अभी भी बैन में है। तो ये 90 का हो गया बात करते करते। 80 आई थिंक कल ही इस तरह के लेवल्स 80 के आसपास था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और ये 90 के लेवल्स आज। आशीष जी, ये है तो वैसे बैन में, लेकिन लगातार तेजी हो रही है, डिलीवरी बाइंग हो रही है, तो आप भी क्या भाग ले रहे हैं इस तेजी में? सॉरी हर्षदा, कौन सा? भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, सॉरी। नहीं तो देखिए, बिल्कुल बैन में जरूर है पर बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में। और हमने देखा किस तरह से पीएनबी में जब इस तरह का एक बैन पीरियड था तब पीएनबी ने करीब 28% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर में जनरेट किया था। तो मुझे लगता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आपको भेल के स्टॉक में मिला है 80 के ऊपर। और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 95 से 100 की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है उसको देखते हुए लगता है कि 3 डिजिट में भेल का स्टॉक होता हुआ नजर आएगा। पर क्योंकि बैन में है तो कैश सेगमेंट में ही इसका यूज किया जा सकता है। और 86 का मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा, जिसको रख के मैं समझता हूँ इस स्टॉक में 8 से 10% की तेजी मौजूदा स्तरों से देखने को नजर आ सकती है। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के साथ मूव कर रहा है। 100% 40 से 90 हो गया। नहीं तो क्या है, पहले सब बोलते थे भेल खरीदने की भेल खाए, तब 30 रुपए की भेल आती थी। अभी भेल भी तो 90 रुपए की आती है। तो इन्फ्लेशन का असर तो होगा ही। इन्फ्लेशन का असर हर और पूरी स्क्रीन हर मेन्यू में होगा। सिस्टम भर रखा है। बीएचएल में भी भेल घुसा दिया आपने। अरे ऊपर नेस्ले लगा रखा है, फेस्ट लाइफ फूड वर्क, नीचे सब दारू की कंपनियां। ये क्या है, मतलब पूरी स्क्रीन फ्राइडे वाली। जो फ्राइडे को है तो वो है, अब उसके उस फैक्ट से कैसे हटे नहीं रहते। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, तैयार हो जाइए आप सब दर्शक और हमारे जानकार, क्योंकि 4 का चौका कुछ ही देर में आएगा। और 4 का चौका में समित चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे और वो लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। फिर एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड
हम लेंगे प्रकाश गाबा से। चार्ट का चमत्कार यहाँ पर आशीष चतुर्मोता आपके जिम्मे है, तो राजेश अग्रवाल साहब तो तैयारी करके ही आए होंगे मिड कैप फंडा की। तो ये 4 ट्रेड्स आपके लिए 4 का चौका में कुछ ही देर में आएंगे। और ऐसे मेरे को तो लग रहा है आज इनको इंस्पायर होना चाहिए इंग्लैंड की टीम से। कल जिस तरह का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा आपने, मैंने देखा पढ़ा, तो नहीं, पढ़ा आपका होगा। सुना मैंने, नहीं आपका सुन लिया, पढ़ने की जरूरत क्या है। 4 लोगों ने सेंचुरी मार दिया, साहब बता रही थी। 75 ओवर में 500 रन, 112 सालों की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग। आज देखा, आज अपडेट मैंने नहीं देखा क्या हो रहा है। रावलपिंडी में पाकिस्तान की बहुत धुलाई हो गई है। एकदम बैठे हमें सुनाई नहीं दे रहा। बिल्कुल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान चेक करते हैं। लेकिन अब नीरज जी आ गए हैं, तो बताइए नीरज जी, ये क्रिकेट के अलावा क्या चल रहा है? आज क्या चल रहा है, मैं ये कई दिनों से मेंशन कर रहे थे कि आने वाला समय बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं। तो एक काम करा, आज क्या चल रहा है यही जान लिया जाए कि आने वाले हफ्ते में कौन से की इवेंट्स हैं जिनको हमें क्लोजली वॉच आउट करना है। अब आगे क्या चलेगा, आगे क्या चल जाएगा। तो आज शाम से शुरू हो जाएगा। जब डेट वाइज बताता हूँ, आज शाम से शुरू हो जाएगा। यूएस में फुल फ्लेजेड जब आपको एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट मिलेगी, उस पर रिएक्शन होगा मंडे को। लेकिन जो हमारे लिए, भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2, 3, 4 इवेंट है जिसको हमको समझना चाहिए। एक तो संडे से ही शुरू हो जाएगा। संडे को 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं क्रूड को लेकर के। ओपेक की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रोडक्शन कट होगा या नहीं होगा, इस पर विचार होगा। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि प्राइस कैप लगाया जा रहा है। प्राइस कैप मतलब रशियन ऑयल जो है उसके खिलाफ। तो G7 कह रहा है कि 75 के आसपास का प्राइस कैप रखिए, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं 27, वो कह रहे हैं $60। तो जो भी तय होगा वो तय हो जाएगा कि क्या फैसला होता है। उसके बाद फिर ओपेक अपना फैसला देगा कि वो प्रोडक्शन कट करेगा या नहीं करेगा, या बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। तो क्रूड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रूड आप देखिए बहुत वोलेटाइल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसका रिएक्शन आपको मंडे को देखने को मिलेगा। दूसरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस भी है भाई, संडे को ही है। देखो ये बात मुझे एक रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर ने बताई थी कि दिल्ली मुंबई में जो चुनाव होते हैं ना, छुट्टी नहीं देने वो वीकेंड के आसपास तो रखे नहीं जाते हैं, मिड वीक में रखे जाएंगे, क्योंकि लोग लॉन्ग वीकेंड में लोनावाला चले जाते हैं। तो फ्राइडे और मंडे को कोई मुंबई में चुनाव नहीं होंगे। ये रूल बन गया है सच भी है। ये रूल ये कैसे, मतलब हाँ, ये प्लानिंग वैसे अनसेट रूल है ये अनसेट रूल। मुझे तो वैसे भी वीकडे की छुट्टी जानी थी, बीच की। पर हमें छुट्टी मिलती नहीं है, हमें तो अनलेस जनरल इलेक्शन हो। नहीं छुट्टी मिलती नहीं, जनरल इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए कब छुट्टी मिली है? अगर यहाँ होगा तो मिलेगी। हाँ, छुट्टी मिलती है। कब होगा? अभी तो डिले हो गया, फरवरी में। ये तो बहुत डिले हो गया। एक्चुअली 1 साल ऑलमोस्ट डिले, 1 साल ऑलमोस्ट डिले। बट उम्मीद है कि फरवरी में हो जाए। अभी डेट कुछ तय नहीं हुई है, तो देखते हैं। वो कंट्रोवर्शियल मैटर है, उस पर नहीं बात करते। हाँ, एक्चुअली तो इलेक्शन होंगे। फिर आप जब सोमवार को आ जाएंगे, मार्केट ओपन होगा, उसके बाद उस हफ्ते में 2 चीज़ें हो रही। एक तो पॉलिसी है 7 तारीख को, क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की। ये क्रेडिट पॉलिसी उस संदर्भ में हो रही है कि 14 तारीख को फेड की पॉलिसी है। तो उससे पहले हमारी पॉलिसी, और एक फेड की पॉलिसी आप ले चुके हैं ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट की। तो कितना बढ़ेगा, तो अलग अलग लोग अनुमान चला रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 0.25%, कोई कह रहा है 0.35%। रेट हाइक की पूरी संभावना है। कितनी होगी इस पे अलग अलग राय है लोगों की। सोमवार को हम आवाज़ MPC भी करेंगे, तो उसमें हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे क्या होगा। और उसी दिन जो है रिजल्ट्स भी आएंगे आपके MCD के। लेकिन उससे पहले 5 तारीख को गुजरात के सेकंड फेज के इलेक्शन हो जाएंगे, और 6:30 बजे से एग्जिट पोल आएगा, जिसका रिएक्शन आप 6 तारीख को देखेंगे। तो 6 को भी रिएक्शन होगा, 5 को भी रिएक्शन होगा, फिर 7 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी भी है, और आपके MCD के चुनाव के नतीजे आए वो होगा, और 8 तारीख को फिर फाइनल रिजल्ट आएंगे। जब एक्सपायरी की तैयारी करेंगे तो उस दिन गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे हमारे सामने दिन के दौरान ही चलते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसपे मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। हालांकि हम लोग नंबर से बात नहीं कर सकते, इस समय रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, 2017 के रिजल्ट के समय आप देखिए मार्केट भारी वोलेटाइल था। तो एक्सपेक्टेशंस जो भी हो मार्केट की, तो ये इवेंट होता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये ऐसे इवेंट हैं जो आगे के लिए आपका रास्ता तय करेंगे, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी या चुनाव के इलेक्शन, देखिए चुनाव के इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है कि
2023 का जो साल शुरू होने वाला है इसमें बहुत सारे चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव है, आपके भोपाल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। यस, 2023 नवंबर में। तो उससे फिर 2024, तो आप एक इलेक्शन मोड में इस साल में चले जाएंगे और इसका प्रिल्यूड ये है कि आपकी जो अगले हफ्ते परिणाम आने वाले हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। अगला हफ्ता बड़ा, अगला क्या, आज से शुरू हो जाएगी कहानी और अगले हफ्ते तक वो अनफोल्ड होती रहेगी। उस बीच थोड़ी सी नर्वसनेस स्क्रीन पे है भी। समीत, हाय, गुड आफ्टरनून। ऐसे में कितने कॉशियस या कितने एग्रेसिव निफ्टी को लेकर आप लोग? गुड आफ्टरनून। देखिए, ज्यादा कॉशियस तो नहीं है, जो स्टांस है वो अभी हम मेंटेन रखेंगे। इन बिटवीन आपको थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन दिखेगा और वही आज दिख रहा है। तो ज्यादा ऐसे कुछ वरीसम फैक्टर्स फिलहाल तो हमें नहीं लग रहे, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली आई है। उसके बाद आज हम एक थोड़ा बहुत म्यूटेड सेशन या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्लोली ग्रेजुअली हमारा मानना है हम 19,000 और बियॉन्ड के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। बट जो फोकस है अभी थीमेटिक मूव्स पे होना चाहिए। और जैसे मिड कैप इंडेक्स पॉइज्ड है, जो काफी टाइम से शांत था, लास्ट 4-5 दिनों में हमें मिड कैप स्टॉक ब्रॉडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में ज्यादा एक ट्रैक्शन मिल रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। इंडेक्स ये 300-400 पॉइंट के रेंज में जायरेट हो सकता है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। वो आउट परफॉर्मेंस तो अभी खैर शुरू ही हुआ है, तो अभी तो क्योंकि बहुत स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस था। निफ्टी जब अपने रिकॉर्ड जड़ रहा था, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तब 15% ऑफ हाइस था। निफ्टी ने जब अपना, वैसे ये रैली कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन के चलते आई है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के आधे आधे से ज्यादा स्टॉक्स अभी भी अपने प्रीवियस जो पीक्स थे उनसे नीचे ही चल रहे हैं। तो बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं रही थी। अब मिड कैप स्मॉल कैप्स का पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ है। पर राजेश अग्रवाल सर, अभी तो पार्टिसिपेशन शुरू ही हुआ है, पर एक कहा जाता है ना, आखिरी में मिड कैप स्मॉल कैप्स चलते हैं। कब जाके वो वार्निंग बेल बजेगी सर? देखिए, निफ्टी में मुझे लगता है कि वार्निंग बेल्स बजे नहीं बजे इस वक्त थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा बढ़ा है। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो अपने पुराने हाई को तोड़ने के बाद लगातार एवरीडे न्यू हाई दिखा रहा है। लेकिन पार्टिसिपेशन, जैसा कि अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कि बॉर्डर मार्केट में बिल्कुल नहीं था। लेकिन लास्ट 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर मार्केट में अच्छी बढ़त हो रही है। इवन आज भी अगर आप देखो तो इंडाइसेस, भले वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, नेगेटिव में थे, बट कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव में है। पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर होते जा रहे हैं। तो वार्निंग बेल का ऐसा है कि हो सकता है कि निफ्टी पे हम थोड़ा करेक्शन देखें, इंडेक्स में कोई गिरावट आए, बट चूंकि बॉर्डर मार्केट में मूवमेंट है तो मैं ये कहूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें, निफ्टी या इंडेक्स के स्टॉक से बाहर निकले। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने में जिस तरीके का ठंडा बाजार गया है, कई स्टॉक्स 30-30, 40-40% तक करेक्ट कर चुके हैं बावजूद अच्छे फंडामेंटल्स के। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने से मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, और मिड कैप आउटपॉम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब घरेलू संस्था के निवेशक पैसा झोंक रहे हैं। 2600 करोड़ रुपए तो कल भी आया था डीआईएस की तरफ से, और लार्जली जब डीआईएस की बाइंग होती है तो कई सारे ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाने भी लगते हैं। अरे एक चीज फॉलो अप दिमाग में रह गया, अगले हफ्ते वेडनेसडे को क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आएगा। 25 या 35, अभी तो सीट वहीं पे है ना, 25 से 35 इससे ज्यादा। ये लास्ट होगा कैसा है मानू, या बहुत ज्यादा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं, जैसे हमारे यहाँ की ऑयल कंपनीज को ओपेक कंट्रोल करती है, वैसे ही आजकल फेड तय करता है कि आप कितना ब्याज दर बढ़ाओगे। अगर उन्होंने बंद नहीं किया तो आप भी बंद नहीं कर पाएंगे। पर वो तो अपना अग्रेशन कम कर रहे हैं, हम तो वैसे ज्यादा अग्रेसिव थे ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं थी। हमें लेकिन मैच करना पड़ेगा, तो पैसा चला जाएगा, बढ़ाते रहेंगे। करेंसी पे इम्पैक्ट आता है अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो। एक्चुअली अभी रेट हाइक्स प्राइमरीली पिछली पॉलिसी में भी यही बात हो रही थी कि रुपए को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। यस, इन्फ्लेशन हो जाएगा लेकिन ज्यादा बड़ा इन्फ्लेशन सरदर्द नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ रुपया बहुत ज्यादा सरदर्द, पर बहुत ज्यादा तो नहीं। वैसे भी आपको मैचअप करने की, हाँ सरदर्द, और आपको मैचअप करने के लिए दिक्कत ये है कि आउटफ्लोज तगड़े हो जाएंगे, तो ये आपको इन टैंडम मूव करना पड़ेगा फेड के। पर फेड ने भी स्टेप डाउन करने की इंडिकेशंस दी, पिवट आने के, रिवर्सल के कोई इंडिकेशंस नहीं है, ध्यान रखिए। बिल्कुल नहीं है। तो ये 75 से शायद 50 करेंगे, 50 का इंडिकेशन दिया है ना। 25 तक तो आएंगे, और ऐसा नहीं कि 25 ब्रेक बिल्कुल लग नहीं। जाएगा। 25 बिल्कुल नहीं, 50 होगा। और 50 के बाद वो ये कह सकते हैं कि अगली बार फरवरी में फिर 50। हाँ,
हमने तो स्टेप डाउन बोला था, हमने कब बोला था? हमने ये तो मना तो नहीं किया था कि हम नहीं करेंगे। हम 75 के बाद 50 सी 50 टर्मिनल रेट की बात हो रही है 5.25, अभी है 4, तो 1.25% बढ़ाना है। अब 2 बार में बढ़ाएं, 3 बार में बढ़ाएं, तो वो उनको बढ़ाना है। उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि प्लेटो बन जाए, 2023 तक ऐसे रखें। घटना तो 2024 के बाद। तो बहुत दूर है। घटना तो अभी दूर की कहानी है। पर हमारे वो क्या नाम है उनका, सौम्यकांति घोष, नहीं यूएस प्रेसिडेंट साहब जब बात करेंगे, बाइडेन साहब अभी पुतिन साहब से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है मैं बात करूंगा, और भरोसा रखिए उन पे आप। वो तो चाइना से भी बात करके आए हैं अभी, कहाँ ठीक हुआ कुछ। और चाइना से बात करके आए, हाँ कुछ आज ठीक कोई हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट फिर से देने वाले थे ना? क्यों? आज मैं कहीं पे पढ़ रही थी, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट उससे तो मिल चुके हैं वो उसके बाद। हाँ, सुबह हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि वो मिस्टर मैक्रोन से मिले, फ्रेंच वाले प्रेसिडेंट से। मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हम लोग यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? यूक्रेन को सपोर्ट, तो आर्म सप्लाई करेंगे, और क्या आर्म सप्लाई करेंगे। आर्म सप्लाई करेंगे। $60 बिलियन का पैकेज मांगा गया है आर्म्स वाला, आर्म्स के लिए। आर्म्स और खाना वाला नहीं मांग रहा है क्या ये बड़ा फॉर्चुनेट है कि यूक्रेन में ग्रेन्स बहुत हाँ, होते हैं, ग्रेन्स बहुत होते हैं, तो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं है। बिजली की दिक्कत है, पूरा देश ब्लैकआउट है। चलिए, तो ऐसी बातचीत चलती रहेगी। ये अंदर आते हैं तो ग्लोब की पूरी चर्चा होने लगती है। ये थोड़ी देर रुक गए तो हम पता नहीं चाइना और ताइवान और नॉर्थ कोरिया पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की फोटो नहीं दिखाई अब तक आपने? ये देखा आज सुबह दिखानी थी, लेकिन वो वीरू जुड़ गए तो बातचीत हो नहीं पाई थी। लेकिन अब 4 का चौके की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत देर मार्केट से दूर रहना नहीं चाहिए, फ्राइडे का दिन है, कोई मौका चूके ना। लाइए भाई 4 का चौका का स्टिंग, और सबसे पहले दिखाइए समित चौहान साहब को। सबसे पहले उनसे जाना जाए आज का सस्ता ऑप्शन। समित, कौन सा स्टॉक रडार पे, कौन सा ऑप्शन रडार पे? देखिए, काफी टाइम से आईटी स्पेस में थोड़ा हमने वापस एक ट्रैक्शन आते हुए दिखा है, तो उनका परफॉर्मेंस ये वीक भी काफी अच्छा था। लगभग 7 महीने के हाईएस्ट लेवल पे निफ्टी आईटी इंडेक्स आज क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम आईटी स्टॉक्स पे ही फोकस करेंगे। मिड साइज कोफोर्ज में हमें काफी अच्छा लग रहा है। काफी आइडेंटिकल इसका चार्ट स्ट्रक्चर है। 200 डे एवरेज उसने कन्विंसिंगली सरपास किया हुआ है, और आज भी हम एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। स्पेसिफिकली वीकली टाइम फ्रेम चार्ट काफी यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे कोफोर्ज का 4300 का कॉल ऑप्शन जो 115-118 के रेंज में फिलहाल ट्रेड हो रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगभग 72 का यहाँ पे रखना चाहिए। और ये मूव अगर यहाँ से अनफोल्ड होती है तो 4340 4400 तक स्पॉट तक ये कोफोर्ज की लेवल यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। तो ये ऑप्शन का टारगेट लगभग यहाँ पे 188 से लेके 210 का ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का टारगेट हो सकता है। 1300 का कॉल आपने आइडेंटिफाई किया है कोफोर्ज में। कोफोर्ज वैसे स्क्रीन पर भी आएगा, तो लगभग 2-2.25% ऊपर है, और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी इसमें बनती दिखाई दी, और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर दरअसल तेजी हुई है। तो 2 बजे की तेजी हम एंजॉय कर रहे हैं। चतुर्वेदी साहब का पिक भी था, उनका भी पहला टारगेट यही है 4400, उसके बाद तो 4500 तक की बात करी थी। तो उसी ट्रेड पे ये इनफैक्ट इस हफ्ते का कंसेंसस कॉल बन गया आईटी एंड स्पेशली मिड कैप आईटी। आशीष, चाहे आप कोफोर्ज लीजिए, आप बिरला सॉफ्ट लीजिए, एलटीआई, सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। चलिए अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और बारी है इस समय प्रकाश गाबा की। देखेंगे हम इनका एफएनओ का सुपरस्टार। बताइए गाबा साहब। मैं जरूर बताऊंगा एफएनओ का सुपरस्टार, लेकिन आपके आशीष ने बोला बेल 90 रुपए की है। अगर ऐसा कुछ है तो रोज एक बेल खाना चाहिए। बेल क्यों खाएं? एक स्टॉक लेना चाहिए बेल को किसी को। ये साइड में रहा स्टॉक जो मैंने चुना है आज, वो है वोल्टास। बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना है। जरूरी था, मैंने ऐसा बोलचाल में बोला था आज उसको 15 मिनट पुरानी कहानी को खींच के ले आए। सही बात है। बीएचईए ले लेना चाहिए एक, हमेशा एक स्टॉक रोज ले लेना, बेल नहीं खाना चाहिए। तो 1 साल में 2 साल में कितने हो जाएंगे? तो तीसरे दिन लेने तक रह नहीं जाएंगे ना। दोस्त भेल की जगह वो बेचल लेते रहे तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, स्टॉक जो मैंने चुना है वो है वोल्टास। बढ़िया बेस बना है वोल्टास की बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका। अब यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका। वोल्टास ट्रेड कर रहा है अभी करीब 859 में फ्यूचर्स में। इसका टारगेट मुझे 875 नजर आता है। हो सकता है मंडे तक पहले पॉसिबल है। स्टॉप होगा 850 वोल्टास। तो स्टॉक आज क्यों लिया, पहले क्यों नहीं ले लिया? एसी क्यों लगवाया, स्टॉक क्यों नहीं लिया आपने पहले?
मैं फंस गया। चतुर्वेदी साहब, आज का चार्ट का चमत्कार सर। जी, तो आशीष जी, एक थीम जिसपे हम काफी समय से बुलिश थे, पीएसयू बैंक 20, और इस पे हमने पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ की भी बात की, एसबीआई की बात की, पीएनबी की बात की। ये थीम काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और इसमें से जो स्पेस है उसमें से पीएनबी का चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। लास्ट वीक तो बहुत अच्छा रन आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। इस समय 53.70 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से 51 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मीडियम टर्म में वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सभी टाइम फ्रेम पर एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है 60 रुपीज के लक्ष्य इस स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने को नजर आएंगे। ये भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से मैं कह रहा हूँ। हम जानते हैं कि वैल्यूएशन के टर्म में पीएसयू बैंक जो है वो 0.5-0.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, और लोन ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 15-16% का इन पीएसयू बैंक्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो और पीएनबी में एक एडेड ट्रिगर ये कि यूटीआई की जो हमने बात की, यूटीआई एमसी का स्टेक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेचेगी, तो ये बहुत बड़ा इनका ब्लॉक, कैपिटल जो ब्लॉक था वो फ्री होगा, और ये मेरे ख्याल से इस बैंक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो इसको खरीदारी के तौर पर देखता हूं मैं, और यहाँ से 15-16% की तेजी मैं समझता हूँ पीएनबी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एक सवाल, आपने पीएसयू बैंक ईटीएफ खरीदवाया था, बहुत बढ़िया मोमेंटम उसने पकड़ा, बिल्कुल सही कॉल था कि छोटे छोटे बैंक्स लेने में, क्योंकि उन्हीं में पैसा बनना है, तो आप ईटीएफ के थ्रू चेज करिए। पीएसयू बैंक से बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा। अब कोई पीएनबी 35 वाला ऑलमोस्ट 55 पे आके खड़ा हो गया चतुर्वेदी साहब। अब आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या कि कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सरकारी बैंक्स की तरफ ज्यादा लॉन्ग टर्म फ्लो को चैनलाइज कर रहे हो? कोई एसबीआई, कोई बीओबी, कोई कैनरा बैंक, इनमें कुछ हद तक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हो, या अभी लग रहा है अभी छोटे में भी कंटिन्यूएशन होगा मोमेंटम का, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है? इसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है, और इसका मैं आपको एक छोटा डेटा पॉइंट देना चाहूंगा आशीष जी, कि ये जो पीएसयू बैंक है, इसको अगर से आप एक लंबे समय के नजरिए से देखेंगे, तो ये जो इंडेक्स है ये जरूर शॉर्ट टर्म में बढ़ा है, बट आज भी इसने अपने 2007 के लेवल्स को छुआ नहीं। इनफैक्ट 2011 के लेवल तो अभी हमें देखने को भी नजर नहीं आए। तो कहने का मतलब है ये जो मूव आया, ये 14-15 साल के बाद इस तरह की रैली देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में जरूर लगता है कि एक एक्सटेंडेड रैली हो गई है, ये काफी बड़े मूव आ गए, बट अगर से आप देखिए तो वेल्थ क्रिएशन कहीं ना कहीं इन पीएसयू बैंक्स में पिछले 12-15 सालों में नहीं हुआ है। और ये जो नया केपेक्स लेड ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, इंडिया जो है वो केपेक्स थीम में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग थीम में जा रहा है, तो ये केपेक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग थीम बिना पीएसयू बैंक के लोन ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि 15-16-17% की लोन ग्रोथ आएगी, निम में एक्सपेंशन होगा, और आईबीसी आने के बाद, इंसॉल्वेंसी कोड आने के बाद बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही इंप्रूव हो गई है इन बैंक्स की भी, और साथ ही साथ बोरोवर्स की भी, तो ये इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन पीएसयू बैंक्स के लिए नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेच जरूर है, पर ये रैली आपको एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। ठीक बात। तो सरकारी बैंक्स में अभी भी वैल्यूएशंस का अपमूव्स के बाद भी बढ़िया कंफर्ट है, बढ़िया मोमेंटम लाइकली, और हर आए दिन आप किसी न किसी टेक्निकल एक्सपर्ट, फंडामेंटल एक्सपर्ट की तरफ से सरकारी बैंक की पिक्स आती हुई देख भी रहे हैं, और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस इस पूरे स्पेस ने डिलीवर करा है। राजेश अग्रवाल सर, आज का मिड कैप फंडा कौन सा आइडिया है सर? देखिए, मिड कैप फंडा में मैं डालमिया भारत के साथ जाना चाहूँगा। सीमेंट की कंपनी है जो कि 14-15% के CAGR से लास्ट कई वर्षों से बढ़त दिखा रही है, और इन्होंने, मैनेजमेंट ने ऐसा क्लियरली कहा है कि कैपेसिटी अपनी FY24 तक 48 मिलियन टन कर देंगे, और जो कि एक्सपेक्टेड है कि 4 लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएंगे FY24 में। इन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया है कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स में, कुछ अधिग्रहण भी किए हैं, जैसे पिछले दिनों मुरली इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। डेट रिडक्शन पे पूरा फोकस है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह की डिमांड में हम बढ़त देख रहे हैं, फिर वो चाहे वॉल्यूम को लेकर के हो, वॉल्यूम डिमांड हम देख रहे हैं हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, एक तो वो पॉजिटिव है। दूसरे कई जगह हमने देखे हैं कि सीमेंट के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सीमेंट वापस से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। 2230 का टारगेट आने वाले 3 महीने में हो सकता है। तो तक के लेवल्स अगले 3 महीनों में दालमिया भारत और सीमेंट कंपनियों की कल ही हम बात कर रहे थे क्या चल रहा है, में जिस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, दालमिया भारत, पूरा पैक
अच्छी तेजी में रहा है इस हफ्ते। चलिए आपके लिए वो रिकैप कर देती हूँ मैं सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने निकाले हैं चार का चौका में। शुरुआत हुई मिड कैप आईटी कोफोर्ज के साथ 4300 का कॉल लेने की सलाह, 188 और 210 के टारगेट के लिए दरअसल आप ये पोजीशन खड़ी करेंगे और यहाँ पर 4400 फ्यूचर्स में आने के पूरे आसार बन रहे हैं, जो तेजी दिखा रहा है ये काउंटर। फिर आई बात पंजाब नेशनल बैंक की, जो चार्ट का चमत्कार चुना आशीष चतुर्मोता ने। 60 के टारगेट के लिए तेजी, 51 का स्टॉप लॉस लेना है। गाबा साहब वोल्टास दे रहे हैं आज एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर 875 के लिए ये तेजी का ट्रेड, 850 स्टॉप लॉस है, 1.1% ऊपर है काउंटर। और अभी अभी आपने सुना मिड कैप फंडा दालमिया भारत, जहां पर 2200 के ऊपर के लेवल्स अग्रवाल साहब एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये है वो चार ट्रेड जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, ट्रेड लेने का बढ़िया मौका। वैसे आज बढ़िया मौका लोगों ने फिर पकड़ा है न्यू एज कंपनियों में। पीबी फिनटेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज वो ब्लॉक डील हुई, हाथों हाथ लिया गया इस स्टॉक को और इस समय 3% की तेजी पर दरअसल खड़ा है 475 के लेवल्स। पेटीएम स्टॉक 528 के आसपास ट्रेड करता हुआ, कल 5% ऊपर था, आज फिर 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है और इस हफ्ते ये 13-14% तक के गेंस दिखा चुका है। नायका में भी कुछ रिकवरी आई है, आज करीब 2-2.5% की तेजी पर ये स्टॉक खड़ा है। तो डिलीवरी में भी मैंने देखा था कुछ तेजी की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये पेटीएम पर कई ब्रोकरेजेस का अपग्रेड आया। गोल्डमैन सैक्स 1100 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल दिया, 695 का टारगेट उनका। उससे पहले हम सीएलएसए की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, 650 का टारगेट। और आज जेएम फाइनेंशियल ने भी कह दिया है कि अपग्रेड कर रहे हैं स्टॉक को और टारगेट 600 का। तो चतुर्मोता साहब बताइए, आप लोग क्या खूबियां देख रहे हैं पेटीएम में कि 600 तक के लेवल्स, और क्या क्या हाइलाइट्स क्या है? ये तो देखिए जो सभी इन न्यू एज बिजनेसेस में बात थी कि ये सब लॉस मेकिंग बिजनेसेस थे और कहीं ना कहीं अब एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने का दायरा शुरू हो गया। हमने देखा है जोमेटो ऑलरेडी पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुका है, पॉलिसी बाजार में एक टर्न अराउंड हो रहा है। उसी तरह के टर्न अराउंड कुछ पेटीएम में भी डिस्कशन है कि यहाँ पे भी अब एक ये रोड जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा जो की कंसर्न था कि ये प्रॉफिटेबल होंगे नहीं, वहीं पे उसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। और क्योंकि जब ये आईपीओ आए थे तो हमने देखा था स्टॉक करीब 2000 के स्तरों पे जा चुका था, आज 500 रुपए पे आपको मिल रहा है, रफली 500 रुपए पे। तो ये 75% के करेक्शन के बाद आपको एक डीप डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। और अब क्योंकि रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है तो मेरे ख्याल से एक री रेटिंग यहाँ पर देखने को नजर आएगी। मैंने इस रिपोर्ट के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं देखा, बट ये जो फोकस है पूरा न्यू एज बिजनेसेस पे वो बना हुआ है। और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो जो डिप यहाँ पे 460 का एक बेस बनाकर स्टॉक रिकवर हो रहा है, तो मैं मानता हूँ 570-580 की ट्रेजेक्टरी टेक्निकली ऑल्सो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर पेटीएम के अंदर देखने को नजर आ सकती है। ये गजब कर रही है न्यू एज कंपनीज, अब जैसे जैसे क्लैरिटी दे रही हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप सामने रख रही हैं, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। वो पॉलिसी बाजार में हुआ, अब वो पेटीएम में होता हुआ। लेकिन चलिए यतिन, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। कैसा मूड है, कितनी खुशी है वीकेंड के आने की? खुशी तो हम मीडिया वालों को होती है वीकेंड की। ट्रेडर्स तो ऐसी तेजी की मार्केट में मौके ढूंढते हैं कि बाजार कैसे और लंबा चल जाए। क्योंकि आशीष देखिए 8 दिन का रैली था, कहीं ना कहीं आज एक ब्रेक लगा है मार्केट में, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देख लें तो अभी भी 2:1 है ब्रॉडली एनएससी पे। तो मिड कैप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और वायदे बाजार में सिलेक्ट आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां तक कि एफ&ओ का सवाल है, 2 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स आज अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले ABFRL, बहुत ही अच्छे आज वॉल्यूम्स हुए हैं, अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट यहां अगर आप BTST का ट्रेड लें, डीलिंग रूम्स जो बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो 325 से लेकर 330 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं 1-2 दिनों में। और यहाँ काफी अच्छा HNI एक्यूमुलेशन हो रहा है और बहुत दिनों के बाद ABFRL जैसे स्टॉक में थोड़ा बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। दूसरा ऑब्वियसली हर्षदा जैसे थोड़े मिनटों पहले बता रही थी, सीमेंट स्टॉक्स, और यहाँ देखिए कहीं ना कहीं अब कैचअप रैली होगी। अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने जो 1-2 दिनों से आ रही हैं, तो ईस्ट के प्लेयर्स और साउथ के प्लेयर्स ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे क्योंकि कॉस्ट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और प्राइसेस थोड़े बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। और यहाँ इसके लिए उन्होंने पकड़ा है ACC को, जहाँ 80 से 100 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। 2600 रुपए का दाम है, शायद 80 से 100 रुपए का अपटिक यहाँ देखने को मिलना चाहिए पोजिशनली, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है।
बिल्कुल ठीक। तो डीलिंग रूम्स के रडार पे आदित्य बिरला फैशन इन रिटेल, दूसरा एसीसी। ये काउंटर्स डीलिंग रूम्स को एटलीस्ट इन लेवल्स पे पसंद आ रहे हैं, रखे रडार पे। इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमंग जानी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन अग्रवाल सर, ये भेड़िया देख डाली क्या आपने? जी देख डाली, वो तो पिछले हफ्ते की थी, तो पिछले हफ्ते ही सलट गई। सतपुते साहब ने जो आज शाम के टिकट बुक करे, फैसला सही था या गलत? देखिए वन टाइम वॉचेबल है, नो डाउट। वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी लाइन जो है 3D में देखिएगा सतपुते साहब, 3D का चश्मा लगा के कुछ और अच्छा नजर आएगा आपको। पैसा वसूल था ना अग्रवाल सर, ऐसा मानूं? कह सकते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन जो है वो बहुत पुरानी घिसी पिटी है। मनुष्य भेड़िया बन जाता है, ये हमने पहले राहुल रॉय की एक जुनून आई थी उसमें देखी थी। अच्छा, और फिलहाल में ही अगर थोड़ी सी मिलती जुलती देखी जाए तो उससे बेहतर वेब सीरीज दहन देखी गई है, जिसमें सेम स्टोरी, मोटा मोटी सेम स्टोरी कहा जा सकता है। तो स्टोरी लाइन वैसी है, बट हॉरर से ज्यादा कॉमेडी है इसमें, वो देख सकते हैं। हॉरर से ज्यादा ठीक है भाई। मैं कॉमेडी देखने ही जा रहा हूँ। हाँ नहीं, ट्रेलर में तो कॉमेडी उन्होंने प्रेजेंट भी ठीक है, देख के बताइएगा आप भी, आपको कैसी लगी। लेकिन अब हेमंग जानी सर के पास जा रहा हूँ। हेमंग सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। ये थोड़ा सा सब कह रहे थे, फंडामेंटल एनालिस्ट तो एटलीस्ट यही कहेगा कि ओवर हीटेड है ये मार्केट, हम हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे कामकाज कर रहे हैं, उसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ओवर हीटेड मार्केट में फिर पैसा आ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो सर? उस पैसे का डिप्लॉय कर रहे हो, थोड़ा सा कैश में बैठवा रहे हो लोगों को? अब गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज वी आर एट फेयर जोन, और जिस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स है जहां पे कि कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, विक्स नीचे के लेवल पे है, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जो कि अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, मुझे लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स हो सकता है कि दिसंबर में लास्ट 15 डेज में थोड़ा सा एक्टिविटी सबड्यूड रहती है, लोग छुट्टियों के माहौल में रहते हैं, तो इंडेक्स में शायद बड़ा अपसाइड ना हो, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डायरेक्शन है मार्केट की वो पॉजिटिव है। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है और कुछ सेक्टर्स है, जैसे आईटी हो गया, सीमेंट हो गया, लिकर स्टॉक्स हो गए, शुगर स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है। आईटी की बात करते हैं हेमांग, जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है अब, स्पेशली जब नैस्डैक और डाउ में अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी, और दूसरी तरफ जहां पर फेड कह रहा है कि हमारा रेट हाइक का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी थी उसको थोड़ा सा कम करेंगे, जो हाई फ्लेम पर रेट हाइक्स हो रहे थे वो मीडियम फ्लेम पे आ जाएंगे। ये हमारे लिए किस तरह से प्ले आउट होगा? क्या हम एक्सपेक्ट करें फिर फोर्थ क्वार्टर की कमेंट्री सभी आईटी कंपनियों की थोड़ी सी और बेहतर सुनाई देगी? देखिए, अगर आप कमेंट्री की अगर बात कर रहे हो तो कमेंट्री हमेशा से ही आईटी कंपनीज की अच्छी ही रही है। यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर्स भी अच्छे थे, काफी कंपनीज ने अपना गाइडेंस भी अपग्रेड किया है, और डील विंस के ऊपर भी कमेंट्री अच्छी थी। लोगों को ये डर था कि अगर यूएस रिसेशन में चला जाएगा, और वहां पे जिस तरह का कट हमने देखा था लार्ज कंपनीज में, तो थोड़े से उसमें से एक सेलिंग हुई थी। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा रीरेटिंग का केस बनेगा, क्योंकि अभी मार्जिन्स भी बॉटम आउट हो चुके हैं और यूएस ऑल्सो इज रिकवरिंग। तो मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप देखें तो आउट ऑफ 20-25 आईटी कंपनीज, हार्डली 3-4 कंपनीज जो है वो करेक्शन के पहले के लेवल पे आ चुकी है। परसिस्टेंट लगभग ओरिजिनल प्राइस के आसपास है, और 1-2 कंपनीज होंगी। बाकी बहुत सारी कंपनी अभी भी 25, 30, 35% डिस्काउंट पे चल रही है, जबकि उनके नतीजे, आउटलुक, गाइडेंस ये सारा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवाइवल का केस है आईटी के अंदर।
बड़े रिवाइवल का केस और हमने देखा है वो स्टॉक्स में तो धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट होने लगा है, परहैप्स अहेड ऑफ द कर्व, लेकिन तगड़ी तेजी देखी जा रही है। अच्छा, दूसरी जो पॉकेट है जहां पर हमने देखा है काफी इंटरेस्ट फिर उभरने लगा है, न्यू एज कंपनी। हम अभी पेटीएम की बात कर रहे थे, आपने पेटीएम की कल की कमेंट्री आई एम श्योर सुनी होगी। पीबी फिनटेक के आज सॉफ्ट बैंक ने जो करीब 1000 करोड़ का माल बेचा उसे हाथों हाथ लिया है बाजार ने। यहां पर अब आपको लग रहा है क्या कि कुछ और पैसा कमिट किया जाए? क्या आप आपके क्लाइंट्स को सुझाव दे रहे हैं या फिर उनसे कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है क्या नए पैसे का? देखिए, अगर न्यू एज कंपनीज की बात करें तो एक तो जो नॉर्मल यूएस मार्केट्स और हमारी जो आईटी कंपनीज है उसके अंदर एक पुलबैक देखा है, तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट वहीं पे भी आता है। और अगर कमेंट्री की बात करें तो डेफिनेटली कमेंट्री तो सब अच्छी देते हैं, कोई आके ये नहीं बोलता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने वाली है या हमारा मॉडल अच्छा नहीं है। एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, और हमें लगता है कि उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी सारी जो कंपनीज है उनका जो है करंट वैल्यूएशन, उसके सामने उनका जो ग्रोथ या कैश फ्लो उसका कोई इतना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। बट विद इन ऑल दीज आईटी न्यू एज कंपनीज हमें जोमेटो पसंद है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मेजर कंसर्न्स थे कि भाई और कैश बर्न नहीं होगा, कोई नया एक्विजिशन नहीं करेंगे, और जो कोर बिजनेस है वो रिलेटिवली अच्छा प्लेस्ड है मार्केट शेयर के हिसाब से, ट्रैक्शन के हिसाब से। तो जोमेटो हमें एक लगता है कि जहां पे थोड़ा सा एक एलोकेशन करना चाहिए। बाकी कंपनीज में ट्रेडिंग बैट हो सकती है, जैसे पेटीएम 2 दिन से ऊपर है, या नाइका में थोड़ा सा पुल बैक हम देख रहे हैं, पीबी फिनटेक में देख रहे हैं। सो ट्रेडिंग के हिसाब से हो सकता है 5-10-15% का मूव, बट आई थिंक सीरियस अपमूव वाला केस मुझे वहां पे नहीं दिखता है। आई थिंक जोमेटो एक कंपनी है जहां पे हमारा कन्विक्शन थोड़ा अच्छा है। कन्विक्शन अच्छा, स्टॉक को ऑर्डर किया जाए ये बेसिकली कहा जा रहा है। 2.5% ऊपर 68 पर आ गया। देखिए ये पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो तेजी देखने को मिल रही है, जो कन्विक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा हेमांग जी, एक पर्टिकुलर ट्रेड जिसकी हम चर्चा पिछले 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं वो है पीवीआर। आज हालांकि थोड़ा सा साइडवेज है ये, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये एक तो एनसीएलटी में मामला क्लियर हो जाएगा मर्जर को लेकर, वो बाजार फैक्टर इन करता हुआ दिखाई दे रहा था, या फिर सेकंड हाफ में जो मूवीज आने वाली है उसको भुना रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा? अच्छा, हमने 2-3 दिन पहले राहुल अरोड़ा से बात की, उन्होंने इस चीज का हिंट दिया कि ऐसा हो सकता है कि ये जो दोनों पीवीआर और आइनॉक्स के प्रोमोटर्स हैं वो इवेंचुअली अपना माल किसी और को बेच दे। ऐसी कुछ चांसेस होती दिखाई दे रही है क्या? ऐसी कुछ खबर है क्या मार्केट में? मेरे हिसाब से पीवीआर के अंदर जिस तरह का अभी रिसेंट जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थी दृश्यम 2, कंटारा और एक मूवी की, उसके चलते हुए थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बाउंस बैक है। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें तो जो ओटीटी का डिसरप्शन है वो बहुत बड़ा है। 1-2 अच्छी मूवीज आ भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी प्री कोविड लेवल के आसपास भी आ सकते हो, और उसकी जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी काफी महंगी है। लोगों ने ये डिसरप्शन को फैक्टर इन नहीं किया है। अगर मर्जर हो भी जाता है या प्रमोटर जाके किसी को बेच भी देता है तो वैल्यूएशन तो वही रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा री रेटिंग का या अपसाइड का केस नहीं है। उससे कंपैरिजन में आपको वहां पे देखना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन की कंफर्ट है, ग्रोथ विजिबिलिटी की कंफर्ट है। तो मैं यही पसंद करूंगा रादर देन गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव मीडिया प्लेस। मैं अगर आपने कुछ फ्रेश बाय कॉल्स लेने हो वो क्या रहेंगे, क्या सुझा रहे हैं, क्या नया आपने ढूंढा है? नए में फ्राइडे है मैडम, और पार्टी का टाइम है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट अ गुड प्लेस टू गो टू पार्टी। सो मैकडोवेल्स और मुझे लगता है कि जो रेडिको खेतान है, ये 2 स्टॉक्स में टेक्निकल्स में भी हमें अच्छा लग रहा है। मैकडोवेल्स अदरवाइज नंबर्स वाइज वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी है। तो ये 2 स्टॉक्स है जहां पे हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक रेणुका शुगर जो है वहां पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा फॉर्मेशन है। प्राइसिंग सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल रहा है विथ द एंटायर एथेनॉल स्टोरी प्लेइंग आउट।
सो रेणुका शुगर हमें लगता है कि 70-75 तक का लेवल दे सकता है, तो उसमें फ्रेश निवेश किया जा सकता है। एक्चुअली ये पार्टी मूड की आप जो बात कर रहे हैं ना, हमने दरअसल जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी चर्चा इधर से ही शुरू हुई थी, खाने पीने के साथ। वी स्टार्टेड विद दीज लिकर स्टॉक्स, एंडेड विद ऑफ कोर्स यहाँ पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एंड द लाइक्स। लेकिन हाँ, ये कंसेंसस कॉल डेफिनेटली बना है। हमारे सभी जानकारों ने भी स्क्रीन पर आकर यही कहा, यूबीएल देखिए, आप यूएसएल देखिए, रैडिको खैतान देखिए, और वही चीज आप फंडामेंटली भी कह रहे हैं। हेमांग जानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये स्टॉक्स देखिए, रैडिको खैतान क्या भागा है, 7% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। ये एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। आज का इंट्राडे का चार्ट दिखाइए, 1134 के लेवल्स। आशीष चतुर्मोता, ये आप ही ने स्पॉट किया था, अब कैरी करना है या फिर प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए हर्षदा, ये बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से इसमें ट्रेडिंग करना ज्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1110 का बनता है। 1110 के स्टॉप के सामने 1170 1180 की ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है रैडिको खैतान के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो रैडिको खैतान 1170 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं, 7% ऊपर, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर। और देखिए, इसी कार्यक्रम में स्पॉट किया गया शेयर आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। ऑल क्रेडिट गोस टू आशीष चतुर्मोता, टाइमली इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। 7% की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। अच्छा, एक बार निफ्टी आईटी के दर्शन हो जाए। निफ्टी आईटी 700 पॉइंट की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। यहां पर बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला है। और ऑफ कोर्स सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं एलटीआई की, आई थिंक ये ओवर द वीक का लेवल 700 पॉइंट्स तक का तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया था। एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको प्लीज। लेकिन एल&टी टेक सर्विसेज, ओएफएसएस, एलटीआई जैसा काउंटर, यानी कि एल&टी इन्फोटेक और माइंट्री वाला, विलय वाला स्टॉक्स, इन सब में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। इसमें से कन्विक्शन आपको क्या कह रहा है मानस? कोई एक ट्रेड जो आप अगले हफ्ते के लिए भी कैरी करने के फेवर में है, जहां पर मौका दिख रहा है तेजी करने का? देखिए, इन स्टॉक्स में डेफिनेटली एलटीटीएस काफी बेहतरीन लग रहा है। 2 दिनों की रैली देखने को मिली है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैंने मॉर्निंग में ही इस पे 4200 के आसपास सबसे पहली जब इस पे बात हुई थी, तभी मैंने 4400 के टारगेट मेंशन किए थे। तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 4225 कर लेना चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिएगा, लेकिन तेजी के टारगेट के साथ आप बने रहेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू साफ निकल कर आ रहा है। काफी खरीदारी, काफी जमकर तेजी हुई है इनफैक्ट इन काउंटर्स में। चलिए, एसटीबीटी या बीटीएसटी, क्या फिलहाल ट्रेड आप इस समय बांधेंगे, उस पर फोकस कर लिया जाए। इंडेक्स एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं। 18693 के लेवल्स पर इस समय कारोबार देखने को मिल रहा है, तो पुल बैक जरूर देखा गया है। कोशिश हम कर रहे हैं 18700 की तरफ जाने की, उसी के आसपास है ट्रेड। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो 170 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स, गिरावट पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। 43,100 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एसटीबीटी या बीटीएसटी, मानस बताइए क्या करेंगे? तो देखिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। करीब 3 या 4 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे हम, लेकिन आज 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 8950 के नीचे रहेंगे, 2 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ मैं उम्मीद करूंगा कि मंडे को हमें यहाँ पर 95 रुपीज तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो ये फिलहाल एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग पर एक लॉन्ग कॉल सामने आया है, खरीदारी करके चले। इनफैक्ट एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स ही नहीं, एम&एम फाइनेंशियल का स्टॉक भी देखिए, ये आशीष बहेती ने पिक किया था सुबह में, और वो टारगेट आता हुआ 232 का दिखाई भी दिया है। तो एनबीएफसीज रेडार पर हैं। गावा साहब, आपका ट्रेड? हाँ, मैंने चुना है आज, कहूंगा थर्मैक्स। यस, थर्मैक्स लगता है यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। बाई से ट्रेड करा है 2089, टारगेट होगा 2120, स्टॉप होगा 2080। थर्मैक्स 2080 का स्टॉप लॉस, 2120 का टारगेट। तेजी कीजिए थर्मैक्स में। बाबा साहब के रेडार पर ये वोल्टास, थर्मैक्स जैसे ट्रेड्स आए, कुछ हटकर इन्होंने दरअसल स्पॉट किया है। राजेश सातपुते, बताइए। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है चोला फाइनेंस पे।
परसों के दिन कल के दिन यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ। आज का दिन पॉज का है, 50 DMA के ऊपर का क्लोज है। ये 735 736 आई थिंक ये एक अच्छा लेवल होगा एंट्री करने के लिए। सो इट्स अ बाय इन चोला फाइनेंस। स्टॉप लॉस 725 और टारगेट होगा 750 to 760, ये रेंज होगी। 750 से 760 की तरफ बढ़ता हुआ तो ये दूसरा NBFC ट्रेड जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है राजेश सातपुते की पसंद। समित, आप क्या पिक करेंगे? देखिए लिकर स्टॉक्स में अच्छा बज है। रेडिको खैतान ऑलरेडी अच्छा खासा मूव है जिसका डिस्कशन हो रहा था। यहाँ पे यूनाइटेड ब्रूवरीज हमें अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज से यहाँ पे निकलने के इंडिकेशंस दिखा रहा है। इसको ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उतनी लिक्विडिटी नहीं होती, बट अगर फ्यूचर में कोई ट्रेड करता है तो करंट लेवल पे बाय किया सकता है। मैं स्पॉट के लेवल फिलहाल दे रहा हूँ 1708 का स्टॉप लॉस होगा और 1815 का टारगेट है। और एज ए डिस्क्लोजर सेम सेटअप हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी ये शेयर किया हुआ है। एक कंसेंसस ट्रेड बनता हुआ, ये तेजी का कॉल 2% ऊपर यहाँ पर खरीदारी करके चले। अग्रवाल साहब, आपकी बारी। देखिए, मैं आपकी इजाज़त से 2 कॉल देना चाहूँगा। एक SBI कार्ड का रहेगा जिसमें हमने कार्ड स्पेंड में बढ़त आती हुई देखी है। इन कंपनी का मार्केट शेयर 18% के आसपास है और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात है, इकलौता लिस्टेड प्लेयर है। एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नज़र आई है। मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। 925 के टारगेट आ सकते हैं। और दूसरा स्टॉक वेल्सपन कॉर्प का रहेगा। लार्ज डायामीटर पाइप ये बनाती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है। और अभी जैसे आप हैंगिंग की खबर के समय बता रहे थे ना, एनर्जी प्राइसेस हाइक हो गए जिससे बियर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो एनर्जी के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल एंड गैस की तरफ से डिमांड आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। वैसे भी ऑर्डर बुक इनकी बहुत अच्छी है। 300 के टारगेट के साथ यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो वेल्सपन कॉर्प और साथ ही साथ SBI कार्ड, ये 2 ट्रेड्स दरअसल आप हमारे जानकार आपके लिए आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। यहीं पर खरीदारी करके चलेंगे। तेजी का ट्रेड, दोनों मोमेंटम में है काउंटर्स। आशीष चतुर्मोता, आपका क्या स्टॉक रहेगा? देखिए, मैंने जो 2 बजे का टॉपिक दिया कोफोर्ज, वो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। उसको कैरी करना चाहिए। वहां पे 4400 तक की जगह नजर आती है। उसके साथ में अगर स्टॉक ऐड करना है तो मिड कैप बैंक है DCB बैंक, जिसपे हमने लास्ट वीक चर्चा की थी, करीब 128-129 पे जब ये स्टॉक था। यहाँ पे एक बहुत ही डिसाइसिव मंथली ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है आज जो एक पॉज है, ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। 136 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 133 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 145 के लक्ष्य मैं समझता हूँ DCB बैंक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। तो एज अ टॉपिक मिड कैप स्पेस में ये स्टॉक मुझे नजर आता है। ओके, तो DCB बैंक ये एक टॉपिक इस समय आपके लिए पिक होता हुआ। इनफैक्ट ये DCB वाला स्टॉक जो है ये रेडार पर रहा था आई थिंक मयूरेश जोशी की भी। फंडामेंटली वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो इस पर आपकी नज़रें भी होनी चाहिए। यहाँ पर हल्का सा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, एक ट्रेड जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हम खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। पेटीएम देखिए भाई साहब, ये स्टॉक जो है वो फट गया है। 7.5% तक की तेजी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जब हमने आशीष चतुर्मोता से बात की थी, तब करीब 5.5% ऊपर था। हेमांग जानी आए तो 6% के गेंस, 7.5 से 8% तक की तेजी और वॉल्यूम एक्शन जोरदार है इस ट्रेड में। आज करीब करीब ये काउंटर 539 तक के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 541 का हाई, तो हाई पर ही क्लोज होगा। और बहुत दिनों बाद दरअसल इस तरह की बढ़िया तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते में करीब 15% भाग गया। एंटिसिपेशन में कि मैनेजमेंट क्या कहेगा, स्टॉक को खरीदा जा रहा था और आज जो डिटेल सामने आए हैं यहाँ पर और तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। मानस, एक महज ट्रेड के लिहाज से कोई व्यू पेटीएम पर? देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से आज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को काफी समय के बाद रीगेन कर लिया है। आई थिंक अब अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे भी देखेंगे तो शायद 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो जो गैप था मेरे ख्याल से 16 नवंबर या 17 नवंबर के का कैंडल अगर आप देखेंगे तो वहां एक गैप है और वही 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो मेरा समझना है कि अब आपको 600 रुपए तक के स्तर अगले हफ्ते पेटीएम में देखने को मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है तो भी आप बना सकते हैं। 524 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए और अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई है तभी भी आप बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए 524 का।
आप ना चतुर्मोता साहब का काम बढ़ाने वाले हैं, उनकी फर्म का टारगेट ही 600 था। रिविजिट करेंगे फिर क्या अगले हफ्ते, अगर अगले हफ्ते ही वो लेवल्स आ गए? आशीष जी देखिए मेरे हिसाब से तो टेक्निकली काफी जगह है हर्षदा, क्योंकि आप देखेंगे अभी रिसेंट जो करेक्शन आया वो करीब 650 से शुरू है, और जब भी इस तरह की शार्प रिकवरी आती है तो पुराने लेवल रिटेस्ट होते हैं। तो मेरा मानना है ये जो रैली है ये आपको 650 तक एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ बात ये कि मोमेंटम काफी, तो एक स्टॉप लॉस भी लगाना है और स्टॉप होना चाहिए 515 का। 515 के स्टॉप के सामने 650 तक के पोटेंशियल पेटीएम में देखने को नजर आते हैं। 515 का स्टॉप जरूर लगाइएगा। अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखें, आपके पास है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। पेटीएम एक वंडर ट्रेड आज साबित होता हुआ 7.5% की तेजी। चलिए मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। 18,698 के आसपास इंडेक्स है, 115 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 155 अंकों की गिरावट पर, लेकिन आज मिड कैप्स की बारी। 300 पॉइंट की बढ़त पर 290 अंकों का उछाल अब आपको मिड कैप इंडेक्स दिखाएगा। बहुत ही तगड़ा मूव मिड कैप्स ने दिखाया। यह दूसरा सत्र है लगातार तेजी का जो सराहनीय है। चलिए अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। इस हफ्ते हमारे साथ 3 जानकार जुड़े, समित चौहान, रूपक डे और साथ ही साथ अमोल अठवले। बहुत बढ़िया ट्रेड्स इनके रहे। इनफैक्ट थर्सडे ऑनवर्ड्स चाल और भी मजबूत होती हुई दिखाई दी। बहुत शानदार ट्रेड सभी ने आइडेंटिफाई किए थे। अब देख लेते हैं हफ्ते में किसने कितना रंग दिखाया है अपने पोर्टफोलियो में और बाजी किसने मारी है। तो लगभग 5.5% के रिटर्न्स पर समित चौहान ये पारी खेलते हुए, रूपक डे ने 7.85% के रिटर्न्स कमाए और 12% के रिटर्न्स के साथ हमारे डेब्यू खिलाड़ी अमोल अठवले ने बाजी मार ली है। ये बने हैं खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते के। कांग्रेचुलेशंस अमोल, एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपका। इनफैक्ट अमोल के वो सभी ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो विनिंग ट्रेड साबित हुए। आपने बहुत राइटली वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए और वो मोमेंटम आपने सही टाइम पर पकड़ा। तो लेकर आइएगा प्लीज वो तमाम ट्रेड्स। तेजी वाले ही ट्रेड्स थे जहां तक मुझे याद है। कोई मंदी का सौदा हमारे जानकारों ने इस हफ्ते दिया नहीं था। तो वो स्टॉक्स अब देखिए, HEG 5.5% के रिटर्न्स। एवेन्यू सुपरमार्ट ये 2 दिन इन्होंने कैरी किया, 3% की कमाई हुई। लिंडे इंडिया 2%, इंडिया सीमेंट, वोकहार्ट जैसे ट्रेड्स। लेकिन HEG सबसे शानदार ट्रेड साबित हुआ था एवेन्यू के साथ। अब आपका कन्विक्शन कह रहा था कि तेजी का ही साथ देना है। अमोल, अगले हफ्ते के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? इस पोर्टफोलियो में से कोई ट्रेड जो आगे कैरी किया जा सकता है? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक मुझे लगता है कि डीमार्ट में एक अच्छा फॉर्मेशन है, वो कंटिन्यू रह सकता है। L&T फाइनेंस मैंने जो आज दिया है उसमें एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, वो भी कंटिन्यू रह सकता है। और हेग जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है वो भी अभी कंसोलिडेट हो रहा है। सो अगर ये 1080 का ब्रेकआउट हो जाता है उसमें, तो इसमें एक और बड़ा मूव आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो ये 3 टॉप बेट्स मुझे लग रहे हैं कि ये और भी पावरफुल हो सकते हैं आगे जाके। तो HEG, डीमार्ट जैसे काउंटर्स में डेफिनेट तेजी बनती दिखाई देगी। लेकिन अगले हफ्ते के लिए कन्विक्शन क्या कह रहा है? आज का कंसोलिडेशन थोड़ा सा मूड बिगाड़ रहा है या फिर ठीक है, एक मौका मिला फिर तेजी करने का? नहीं, आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स आज वर्क हुआ है क्योंकि लो से रिकवरी आया है, बट मार्केट लार्जली मुझे लगता है कि एक रेंज में ही रहेगा। बट जैसे आपने बोला कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स वो अभी परफॉर्म करना चालू हो गए, तो उधर थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगा। इंडेक्स वाइज अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग कंसोलिडेशन जोन्स में जाएंगे, जहां पे मुझे लगता है कि 18,700, 18,600, 18,600, 18,500 नीचे में सपोर्ट है और 18,800 और 18,900 ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अमोल, कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपका रहा है इस हफ्ते। एंड आपको ऑफ कोर्स आगे भी हम जोड़ते रहेंगे इस गेम शो पर, इस प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बढ़िया शानदार प्रदर्शन और ऑफ कोर्स मार्केट पर इनकी राय आपने सुनी भी। मार्केट पर लौटते हैं, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स यानी कि डाउ फ्यूचर्स का हाल है वो मैं आपके सामने पोस्ट करने वाली हूँ। डाउ फ्यूचर्स करीब 30 अंकों की गिरावट पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 16 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। थोड़ा सा मामला नरम पड़ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं हल्की सी मुनाफा वसूली उस बड़ी जॉब्स डेटा के पहले। और ये इम्पोर्टेंट डेटा है क्योंकि अगले हफ्ते जो पॉलिसी आने वाली है उसके पहले ये आखिरी डेटा होगा जिस पर फेड दरअसल अपना कॉल लगाएगा, अपना कॉल देगा और उसको इन्होंने ध्यान में रखना है। इस बीच
वायदे बैन से बाहर क्या हो सकता है? तो एक स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, भेल, पोजीशन लिमिट देखिए अब 78% के आसपास है। पीएनबी की भी पोजीशन लिमिट अब 81% पर आ गई, तो चांसेस है ये बैन से निकले। और डेल्टा कॉप में भी पोजीशन लिमिट जो 91 के आसपास थी तीनों की, वो 85% के आसपास आ गई है। तो भेल, पीएनबी, डेल्टा कॉप में शायद ये बैन से निकल सकते हैं। तो गाबा साहब, क्या फिर एक मौका मिलेगा भेल में और तेजी करने का? कैरी करें क्या अगले मंडे के सत्र के लिए? 91 पर है वैसे। नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा नेक्स्ट वीक के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल 90-75 पे चल रहा है, 90 का टारगेट अचीव हो चुका है, अब कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। इनफैक्ट जो भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है इवन ऑन वीकली पैरामीटर और मंथली पैरामीटर। तो लेट्स होप ये आएगा ऊपर। स्टॉक 85 वो जरूरी है। तेजी बढ़ने के आसार क्लियरली हैं। एमएनएम फाइनेंशियल पर हमारी बात नहीं हो पाई है, तो इस समय जाते जाते मानस कोई ट्रेड? बिल्कुल, यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए और बीटीएसटी की तरह भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 223 के रहेंगे और ऊपर की तरफ 235 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये 235 के टारगेट के लिए मौका। वैसे 232 का आज टारगेट जो आशीष बहेती ने दिया था उसको छूकर आया है, 235 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक स्टॉक सुबह में भी थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा था, प्राइस वाइज आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ओआई एडिशन हुआ है। आशीष, आखिरी ट्रेड आपसे, क्या लग रहा है अगले हफ्ते के लिए? जी, तो देखिए मेरे ख्याल से एचएएल में तो स्ट्रेंथ बरकरार है और बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फिर एक मूव शुरू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 2730 के स्टॉप से लॉन्ग रहना चाहिए। 2880 2900 की ट्रेजेक्टरी एचएएल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। आज प्राइस में भले ही आपको बहुत बड़ा मूव नहीं मिल रहा है, पर वॉल्यूम आप देखेंगे तो 3 दिन के औसतन वॉल्यूम से करीब 40% ज्यादा आज वॉल्यूम हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा सिग्नल है। ऑल टाइम हाई पे अच्छा लॉन्ग एक्यूमुलेशन स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई पर लॉन्ग एक्यूमुलेशन आता हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड में, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये है वो काउंटर जहां पर तेजी की पोजीशंस लेकर चलेंगे। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं आखिरी मिनटों में कहां पर मार्केट सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 18700 के आसपास आपको इंडेक्स दिखाई देगा, 100 पॉइंट नीचे, लेकिन हाँ दबाव हल्का देखा गया। इस हफ्ते अगर आप देखें, याद रखिएगा 1% की तेजी पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक 150 अंकों की गिरावट, 43,000 के लेवल्स को हवावा ये होल्ड कर पाने में कामयाब रहा है। ये फिलहाल 43,100 पर क्लोज दिखा रहे हैं, तो वो और भी बेहतर इंडिकेशन रहेगा। निफ्टी आईटी में आज फाइनली थोड़ा सा दबाव आया जरूर, 45 अंकों की गिरावट, लेकिन इस हफ्ते 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स कैचअप करता हुआ और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी रैली देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप इंडेक्स पूरे हफ्ते देखेंगे तो कल और आज में मिलाकर करीब करीब इसमें 3% तक की तेजी वीकली बेसिस पर होती हुई दिखाई दी, तो वो भी एक चीज है। चलिए हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आपको नजर आएंगे वो दिग्गज काउंटर्स निफ्टी 50 वाले, जहां पर अच्छी खासी हरकत देखने को मिली। आज ज्यादा ट्रेड्स आपको दबाव वाले देखे जा रहे हैं। ऑटो में मुनाफा वसूली, आयशर, एमएनएम, हीरो, मारुति, इनमें मुनाफा वसूली काफी ज्यादा। बजाज ऑटो भी आज करीब 1.5% नीचे जाकर टिका है। इसके अलावा आप गौर करिए, टाटा कंज्यूमर में बिकवाली का दबाव, आपका एचडीएफसी कुछ नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट जैसे ट्रेड से जहां पर बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी क्यों नीचे आया? क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन तेजी की तरफ अपोलो हॉस्पिटल एक दमदार ट्रेड था। टेक महिंद्रा में खरीदारी देखने को मिली आज। डॉक्टर रेड्डीज में तेजी का ट्रेड। मेटल्स में हम देख रहे हैं तेजी आई है। टाटा स्टील स्पेशली 112 के आसपास ट्रेड होता हुआ। हिंडाल्को में आज थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी लेवल्स पर आया, लेकिन इस हफ्ते का टॉप परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। 2 ट्रेड्स इंडिविजुअली आप दिखा दीजिएगा प्लीज। एक तो पीबी फिनटेक और दूसरा आज का पेटीएम में 8% तक के गेंस देखने को मिले। पीबी फिनटेक आज की बड़ी ब्लॉक डील, 5% तक की तेजी इधर आई, और अब पेटीएम भी लेकर आएंगे जो लगभग 7.72% 539 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दिया है। ये है आज के लिए बड़े मूव्स, और आज की क्लोजिंग जो आ रही है वो 18,705 पर आ रही है निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक करीब 4399 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। फटाफट आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे और वो टॉप ट्रेड्स क्या रहे हैं। तो यस बैंक, बंधन, आईएक्स और एचओईसी, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा
1.5 से करीब 2% तक की तेजी बनती दिखाई दी। HUAC ऑफ कोर्स 1% के गेन्स पर जाकर टिक रहा है। नीरज ने तेजी मंदी दोनों पकड़ी थी। वेदांत 1% ऊपर तो CCL प्रोडक्ट्स में आधे % का इजाफा। इनका MCX मंदी की तरफ 1% कमा कर गया और HDFC बैंक में भी एक शॉर्ट कॉल आया था जहां पर 1% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये रहे वो विनिंग आइडियाज आज इन दोनों की तरफ से। लेंगे एक विराम। जो कल 18,900 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे, आज की क्लोजिंग में ये थोड़ा सा रैशनलाइज हुआ है। लेवल 18,817 पर समाप्ति होती हुई फ्यूचर्स की। कुल मिलाकर थोड़ा सा संभले हैं लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद, जो ठीक है इंडिकेशन। यहां से आगे शायद कुछ सांस लेकर नई चाल चलता हुआ बाजार दिखाई देगा। चलिए इसी मोड पर आप सभी से लेंगे इजाजत। अगले हफ्ते ऑफ कोर्स ताजा क्यूज के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।